चलो अब हम लोग क्या कर रहे थे, सॉल्यूशन चैप्टर पूरा तो अच्छा तरीके से कंप्लीट कर लिए, जितना भी थ्योरी पार्ट था। अब हम लोग क्या करेंगे, उससे रिलेटेड जितना भी हम लोग को न्यूमेरिकल्स रहेगा, जिस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में पूछा जाता है, वो सारा कुछ ए टू जेड हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जिससे तुम्हारा अगर सीयूईटी एग्जाम का अगर प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो उस लेवल का तुम्हें क्वेश्चन यहाँ पे करवाया जा रहा है, ताकि उस एग्जाम को बहुत ही आसानी तरीके से क्वालिफाई कर सको। उसके बाद अगर तुम नीट का एग्जाम देना चाहते हो तो नीट का भी पूरा तैयारी करवाया जा रहा है। वैसे भी देख रहा है अभी जितने भी क्वेश्चंस करवाएंगे वो नीट का क्वेश्चन ही करवाने वाले, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो वहाँ से तुम्हें अनुमान लग जाएगा कि सही में जितना हम लोग पढ़े हैं उससे हम लोग को वो सारा क्वेश्चन टच हो जाता है। उसके बाद तुम्हें अगर आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी पूरा यहाँ पे 100% तो नहीं, लेकिन हम लोग 70 से 80% तक का पूरा हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे उतना। ठीक है, उसके बाद इतना तो हो ही गया। उसके पास जिसका हम लोग को एनडीए वगैरह का सपना है तो उन लोग को भी साथ ही साथ कंप्लीट हो जाएगा। बाकी बोर्ड एग्जाम तो वो तो बहुत आसान हो जाता है इन लोग एग्जाम के सामने, तो इतना नहीं भी पड़ता, फिर भी तुम एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो अपना बोर्ड एग्जाम। लेकिन अगर इस सब एंट्रेंस एग्जाम को देना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा सा लेवल का पढ़ना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, हम लोग सारा कुछ यहाँ पे कवर कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि द फॉलोइंग सॉल्यूशन वर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ml ऑफ वाटर, जिसका प्रेशर कितना दे दिया है, P1 दे दिया है। फिर लास्ट में फिर बोला है क्या चीज, 10 ग्राम ऑफ यूरिया इन 250 ml ऑफ वाटर, जिसका प्रेशर कितना है, P2, एंड 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 250 ml ऑफ वाटर, जिसका प्रेशर है P3। द राइट ऑप्शन फॉर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, किसका बात कर रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर का बात कर रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर में यहाँ पे रिलेशन बताना है। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग दिखाते थे पाई से, किससे दिखाते थे, पाई से, और ये एक तरह से क्या होता था, प्रेशर। तो प्रेशर को अभी हम लोग किससे दिखा रहे हैं, पी से दिखा रहे हैं। किससे दिखा रहे हैं, पी से। मतलब हम लोग को प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया है, एक दिया है P1, एक दिया है P2, एक क्या दिया है, P3, क्योंकि 3 को हम लोग को सॉल्यूशन है यहाँ पे क्या। और वहां पे देख रहे हैं कि हम लोग को सॉल्वेंट भी कितना कितना लिया जा रहा है, सभी केस में पानी कितना लिया है, 250 ml। फिर सॉल्यूट जो डिजोल्व कर रहे हैं, पहला कंडीशन में भी देखो 10 ग्राम हम लोग यहाँ पे ग्लूकोज मिला रहे हैं। फिर देख रहा है सेकंड कंडीशन में 10 ग्राम यूरिया मिला रहे हैं। थर्ड कंडीशन में देखो 10 ग्राम सुक्रोज मिला रहे हैं। मतलब 3 चीज का यहाँ पे सॉल्यूशन बना रहे हैं, एक सुक्रोज का बना रहे हैं, एक यूरिया का बना रहे हैं, और एक किसका, ग्लूकोज का बना रहे हैं। ठीक है, एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कर लेना कि जो ग्लूकोज होता है और तुम्हारा जो सुक्रोज होता है, फिर तुम्हारा जो यूरिया होता है, ये तीनों का तीनों हम लोग को कैसा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब इन लोग डिसोसिएट नहीं होता है, इन लोग क्या करेगा, डिसोसिएट नहीं होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का कहने का मतलब होता है टूटना, ठीक है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब वो हम लोग को टूटेगा नहीं, मतलब यहाँ पे आयंस वगैरह हम लोग को टूटेगा नहीं। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हम लोग को कैसा होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब यहाँ पे जितने भी सॉल्यूट है हम लोग को इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया कि अभी हम लोग को क्या है, 3 तरह का सॉल्यूशन हम लोग को बनाया जा रहा है। क्या क्या बनाया जा रहा है, एक तो पहला कंडीशन में देखा तो यहाँ पर तुम्हें बनाया जा रहा है सुक्रोज का, शुरू में क्या है, अच्छा ग्लूकोज है। पहला में तुम्हारा क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज में देख रहा है यहाँ पे क्या दिया था, तो यहाँ पे हम लोग को दे दिया है वेट ऑफ सॉल्यूट, कितना दिया हम लोग को, 10 ग्राम। कितना दिया है, 10 ग्राम। फिर यहाँ पे देख रहे हैं वॉल्यूम हम लोग को दिया है किसका, सॉल्यूशन का, मतलब सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का कितना है, 250 ml दिया है। क्लियर है यहाँ तक। वैसे भी एक चीज़ तुम लोग को, अच्छा चलो वहाँ पे बाद में बताएंगे। सेकंड में भी देखो, सेकंड में किसका बात किया, यूरिया का। तो यहाँ पे देख रहा है कि यूरिया वाला सॉल्यूशन में देख रहा है कि यहाँ पर देखो वेट जो सॉल्यूट का है वो कितना है, फिर 10 ही ग्राम दिया है। फिर हम लोग देख रहे हैं वॉल्यूम, तो देख रहा है कि वॉल्यूम जो है सॉल्वेंट का अभी भी कितना है, 250 ml है। फिर उसी तरह से थर्ड कंडीशन में चल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को है सुक्रोज। अब सुक्रोज में भी देख रहा है कि वेट जो लिया गया है सॉल्यूट का, ये भी अभी कितना देखने को मिला, 10 ग्राम। फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ये भी कितना हम लोग को 250 ml है। तो ये हम लोग को गिवन डाटा है कि 3 तरह का सॉल्यूशन हम लोग को बनाया जा रहा है। अब पहला कंडीशन में जो इसका प्रेशर है, मतलब इन लोग को जब डिसॉल्व किया गया तो वहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो अराइज हुआ है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर अराइज हुआ है P1। कितना हुआ है, P1। मतलब और सेकेंड वाला जो सॉल्यूशन था इसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कितना बन रहा है हम लोग को, P2 बन रहा है। उसी तरह से थर्ड वाला में कितना बन रहा है, P3। अब तुम्हें ये बताना है कि जो पहला वाला सॉल्यूशन था, दूसरा वाला सॉल्यूशन था, तीसरा वाला सॉल्यूशन था, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर P1, P2, P3 है, तो अब तुम्हें ये बताना है कि ये तीनों में से ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज़्यादा है, किसका कम है। और हम लोग को जो इसको सजाना है वो किस ऑर्डर में सजाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब ज़्यादा से कम की ओर। ठीक है, तो इसमें हम लोग को ऑर्डर से बताना है।
अब सबसे पहले देखो हम लोग बात किसका किया है, ऑस्मोटिक प्रेशर का, और हम लोग अभी तक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ चुके हैं। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, पहले क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो यहाँ पे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला हम लोग देखिए, और उसमें हम लोग को जब दो चीज बात हुआ, एक नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक देखे हम लोग एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो नॉर्मल कोलिगेटिव को हम लोग जल्दी यूज तो करेंगे नहीं, क्योंकि उससे हम लोग डाटा क्या होता था, फॉल्ट हो जाता था। इसी चलते हम लोग एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करेंगे, और उसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो पढ़ रहे हैं ये हम लोग को होता था CRT होता है, क्या होता है, CRT। और यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई क्या करते हैं, आई से, वांट ऑफ फैक्टर से। क्यों कर रहे थे, ताकि हम लोग को क्या होता था, एक्यूरेट वैल्यू हम लोग को मिल सके एक्सपेरिमेंटल। अब यहाँ पर देखो आई का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते थे, तो हम लोग देखते थे वो डिसोसिएट कितना कर रहा है, एसोसिएट कितना कर रहा है, ये चीज। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूट जो लिया जा रहा है, क्या इन लोग इलेक्ट्रोलाइट है, क्या नहीं है। अगर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है मतलब ये टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा। अगर नहीं टूटेगा तो वहां पे आई कुछ होगा वैल्यू का, नहीं होगा। मतलब इसके जगह हम लोग कितना बिठा देंगे, आई बिठा देंगे, मतलब 1 बिठाएंगे, कितना बिठाएंगे, 1। तो इस कंडीशन पे आई को तुम इग्नोर कर सकता है, मतलब अगर आई की जगह में 1 लिखो या फिर नहीं लिखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इस कंडीशन पे इस आई को हम लोग लिखेंगे नहीं। लेकिन हमेशा याद रखना, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, तो वहां पे वांट्स ऑफ फैक्टर को दर्शाना बहुत कंपलसरी है, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन करो, तो सॉल्यूशन कैसे करोगे, देखो सबसे पहली बात, अब चूंकि तीनों का तीनों सॉल्यूशन एक ही कंडीशन पे कर रहा है, और हम लोग देखो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू लेना पड़ेगा। एक तो पाई है, फिर यहाँ पे कंसंट्रेशन है, ये आर है, और यहाँ पे टी है। क्या आर का वैल्यू सभी के लिए सेम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सेम होगा। रह गया टी का वैल्यू, तो टी का जो वैल्यू होगा, हम लोग को ये तीनों सॉल्यूशन जो बनाया जा रहा है, अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया था। अगर इसको टेम्परेचर अगर देना ही रहता, क्या रहता, टेम्परेचर अगर देना रहता तो दे देता कि इसका इतना डिग्री सेल्सियस लगा, उसको इतना डिग्री सेल्सियस है। अगर टेम्परेचर हम लोग को वेरी करता तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो उस कंडीशन पर हमें मान लेना है कि टेम्परेचर भी क्या है, सेम है। कहानी समझ में आ गया, मतलब आर का वैल्यू तो सेम ही था, टेम्परेचर भी क्या हो गया होगा, सेम हो गया, क्योंकि सेम ही कंडीशन पे इन लोग को डिसॉल्व किया जा रहा। मतलब आर भी वैल्यू सेम, टी भी वैल्यू सेम। क्या तीनों कंडीशन के लिए, जैसे मान के चलिए पाई 1 निकाल रहा है, फिर इसी तरह पाई 2 के लिए भी तो निकालोगे, तो इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा C2RT हो जाएगा। फिर जैसे तुम निकालने जाओगे पाई 3, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा C3RT हो जाएगा। अच्छा RT सिर्फ क्या लिखे, क्योंकि तीनों जगह क्या है तुम्हारा, सेम सेम है। अरे कहानी समझ में आ रहा है, तो यहाँ तक। अच्छा अब देख रहा है कि इसका जो पाई 1 का जो वैल्यू निकाला वो P1 लिखा था, क्या लिखा है, P1। तो ये हो जाएगा P1 = C1, और क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। अब यहाँ पर तुमने इसके जगह में कितना दिया था, P2 दिया था, तो ये हो जाएगा C2RT हो जाएगा। फिर इसके जगह में क्या लिखेगा, P3 = C3RT हो जाएगा। चूंकि देख रहा है तीनों जगह हम लोग को ये क्या है, हम लोग को सेम सेम है, सिर्फ हम लोग को अलग क्या हो जा रहा है, C1 C2 और क्या हो जा रहा है, हम लोग को C3 हो जा रहा है। अब ध्यान से समझो, हम लोग को पता करना है कि P1 ज़्यादा है कि P2 ज़्यादा है कि P3 ज़्यादा है। अगर ये दोनों का वैल्यू सेम है, क्या है, RT का वैल्यू तीनों कंडीशन पे सेम है, तो हम लोग को जो वैल्यू चेंज होगा वो इसी सब पे ना खाली चेंज होगा कि जिसका C1 C2 C3 में अगर जिसका वैल्यू ज़्यादा, उसका क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो अब हमें मकसद क्या है, कंसंट्रेशन को निकालना। किसका मकसद है, कंसंट्रेशन को निकालना। चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, कि जो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, और नीचे क्या होता है हम लोग को, वॉल्यूम ऑफ क्या होता है, यहाँ पे सॉल्यूशन होता है। क्या कहानी समझ में आया, अरे ये तो हम लोग जानते हैं ना। अब चूंकि देख रहा है कि जितना मास में सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जा रहा है, जितना वहाँ पे सॉल्वेंट लिया जा रहा है, उतना ही तीनों कंडीशन पे लिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, तीनों कंडीशन पे सेम सेम लिया। अरे वो देख रहा है ना यहाँ पे, इसका जितना वेट है उतना इसका भी है, उसका इतना ही है। फिर वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम भी है। कहानी समझ में आ गया। इसका मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूशन जो बन रहा होगा, उसका जो वॉल्यूम पूछ रहा होगा, ये तीनों कंडीशन पे क्या होता होगा, सेम होता होगा। अरे होगा कि नहीं होगा। मतलब अभी समझ में आया कि अगर कंसंट्रेशन के टर्म में देखो तब वॉल्यूम तो हम लोग को फिक्स हो गया सब एक कंडीशन में, तब वॉल्यूम पे ही डिपेंड करेगा। अब क्या नहीं करेगा। अगर वॉल्यूम हम लोग को अलग अलग रहता तब बोलते हैं कि हाँ अगर वॉल्यूम घटे बढ़ेगा तो उससे हम लोग कंसंट्रेशन भी इफेक्ट करेगा। लेकिन इस कंडीशन पे ये तो हम लोग को शांत हो गया। अब जो इसका जवाब देना है कंसंट्रेशन का, क्योंकि अभी जान रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का जवाब कौन देगा, कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म कब जवाब देगा, जब इस फॉर्मूला के अनुसार चलेंगे तब। अब इस फॉर्मूला में देखें तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट, जवाब कौन देगा, अब नंबर ऑफ मोल्स। मतलब जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा मिलेगा तीनों कंडीशन पे उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब हमें मकसद है नंबर ऑफ मोल्स निकालना।
अब चूंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है वेट, क्या होता है वेट, और नीचे क्या होता है उसका मोलर वेट होता है। अब बताओ जो नंबर ऑफ मोल्स है डिपेंड कर रहा है वो वेट और मोलर वेट में। अब ये तो सॉल्यूट के लिए ना निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एन बी निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं एन बी, तो यहाँ पर भी किसका हो जाएगा बी हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बी, मतलब सॉल्यूट का चाहिए। अब यहाँ पे तीनों कंडीशन पे देखो, क्या वेट जो सॉल्यूट है क्या सभी की जगह सेम है कि नहीं है, यहाँ भी 10 ग्राम, यहाँ भी 10 ग्राम, यहाँ भी 10 ग्राम, मतलब क्या इस पे वो डिपेंड करेगा नहीं। अब जो नंबर ऑफ मोल्स जो डिपेंड करेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मोलर मास के ऊपर। अगर अब तुम लोग खुदे बताओ कि अगर मोलर मास को हम लोग बढ़ाएंगे तो मोल में क्या होगा, मोल तो घट जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है। मतलब अब हमें डिसाइड ये करना है, फिर से समझो, अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अगर कंसंट्रेशन बढ़ा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा, और हम लोग को जवाब किसको देना है, ऑस्मोटिक प्रेशर का। अब नंबर ऑफ मोल्स का जवाब किसके अनुसार देना है, मोलर वेट में। अगर मोलर वेट जिसका कम, अरे तो उसी का ना नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा। अब तुम्हारे पास सोल्यूट क्या क्या है, ग्लूकोज, यूरिया और क्या है सुक्रोज। इन लोग का फॉर्मूला तो तुम्हें पता है, क्या क्या पता है। सबसे पहले ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या जानते हो, इसका जानते हो C6H12 और क्या जानते हो O6। यूरिया का क्या जानता है NH2CONH2 लिखा है, अरे वहाँ पे लिखा हुआ था, देखेगा कार्बन एक था, हाइड्रोजन 4 था, फिर वहाँ पे ऑक्सीजन एक गो है, नाइट्रोजन 2 गो था, वहाँ पे लिखा था क्वेश्चन में। सुक्रोज का देखोगे तो इसका क्या होता है, यहाँ पे देखोगे कार्बन 12 हो जाएगा, हाइड्रोजन का देखोगे ये कितना हो जाएगा हम लोग को 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हम लोग को 22, और ऑक्सीजन कितना हो जाता है हम लोग को 11 हो जाता है। ये कहानी। अब तीनों में क्या निकालो तुम, मोलर मास। जिसका मोलर मास कम उसका नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा, जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा, जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। कहानी समझ में आ गया। तो फिलहाल तुम लोग अभी तक तुम लोग ट्राई करके ये देखो कि किसका मोलर मास ज़्यादा आता है। अरे अब तो निकाल लोगे ना तुम लोग। सबसे पहले क्या करो, ग्लूकोज का मोलर वेट निकालो, फिर यहाँ से यूरिया का निकालो, फिर किसका निकालो, सुक्रोज का निकालो। इतना कैलकुलेट करो, उसके बाद यहाँ पे हमें आंसर बता देते हैं। चलो उतना कर लो अब। तो देखो अब तो तुम लोग कैलकुलेट कर लिया होगा कि ग्लूकोज का जो मोलर वेट होता है कितना होता है 180 होता है, फिर यूरिया का देखो कि कितना होता है 60 होता है, फिर यहाँ पे सुक्रोज का देखोगे तो कितना होता है 342। अभी जाना कि नंबर ऑफ मोल्स जब ज़्यादा होगा कब होगा, जिसका मोलर वेट हम लोग को कम होगा। तो कम किसका है, कम किसका हम लोग को 60 है, किसका है 60, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स किसका होगा, यूरिया का। किसका होगा, यूरिया का। अगर यूरिया का सबसे ज़्यादा मोलर वेट तो उसका कंसंट्रेशन भी ज़्यादा, अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा तो उसका क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा हम लोग को चाहिए क्या चीज़ में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है हम लोग को, अरेंज करना है, वो घटते हुए क्रम में करना है। किस में करना है हम लोग को, घटते हुए क्रम में। अब देखो सबसे ज़्यादा किसका हो गया, यूरिया का। यूरिया का जो प्रेशर लिया गया था वो P2 लिया गया। इसका मतलब यहाँ पे सबसे पहले किसका लिखेंगे, P2 लिखेंगे। उसके बाद देखो ये तो सबसे ज़्यादा हो गया, उससे कम कौन है, ये वाला। मतलब इसके बाद किसका नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होगा, इसका। मतलब ए का मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, और लास्ट में किसका हो जाएगा ये चीज़। तो ऐसा ऑप्शन में कहाँ दिखाई दे रहा है, तो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ दिख रहा है, P2, P1, P3, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये था तुम्हारा नीट का सवाल जो कि कहाँ पूछा था, 2021 में पूछा था। चलो इसको लिख लो, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। देखो अब नेक्स्ट जो सवाल है ये भी नीट में पूछा था 2021 में। अब देखो ये सवाल क्या बोल रहा है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन एट 45 डिग्री सेल्सियस विथ बेंजीन टू ऑक्टेन इन मोलर रेशियो 3:2। अब यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि एट 45 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज 280 mm of Hg and that of octane is 420 mm of Hg। एज्यूम आइडियल गैस, हम लोग को कैसा एज्यूम करने बोला, आइडियल गैस। तो सबसे पहले कंडीशन को देखो, हम लोग को पूछा करेक्ट ऑप्शन, मतलब यहाँ पे जितना भी ऑप्शन दिया है उसमें हम लोग को चूज करना है कि क्या होगा वैल्यू किसका, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग को पूछा क्या है, वेपर प्रेशर पूछा किसका, सॉल्यूशन का। मतलब हम लोग को लिखेंगे यहाँ पे PS, तो PS इज इक्वल्स टू क्या होगा ये हम लोग को निकालने बोला है। अब वहाँ पे कंडीशन दे दिया टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का वैसे भी हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पर भी टेम्परेचर, ये खाली कंडीशन बोल दिया। आगे फिर बोला है कि जो इसका वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का, तो उसमें देखा है कि जिसमें हम लोग को दिया गया है मोलर रेशियो दिया है, किसका किसका, तो बेंजीन से किस में, ऑक्टेन में। तो बेंजीन से ऑक्टेन में हम लोग को रेशियो दिया क्या चीज का, मोलर रेशियो। और मोलर रेशियो का मतलब होता है मोल का रेशियो होता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे तुम लोग लिख लेना कहीं पे कि ये क्या होता है, हम लोग को मोल का रेशियो होता है।
मोलर रेशियो मतलब मोल का रेशियो। अब मोल का रेशियो कह रहा है मतलब कि बेंजीन का जो मोल होगा और तुम्हारा ऑक्टेन का जो मोल होगा वो दोनों का जब रेशियो करेंगे तो रेशियो करने के बाद कितना आता है 3:2 आता है। कहने का मतलब अगर बेंजीन को, और वैसे भी देख रहा है कि ये जो सॉल्यूशन बना रहा है वो सॉल्यूशन किस में मिला रहा है, बेंजीन से किस में बना रहा है तुम, ऑक्टेन में। किस में बना रहा है, ऑक्टेन में। तो तुम अगर ए बी करके मानोगे तो बेंजीन को बी मानोगे और इसको क्या मानोगे, ए मानोगे, और नहीं तो पूरा पूरी नामे लिख दो। तो यहाँ पर नामे लिख देते हैं। इसमें क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, बेंजीन। किसका लिखेगा, बेंजीन। और नीचे डिवाइड करने जा रहे हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, ऑक्टेन। अरे यही ना बोल रहा है क्वेश्चन में। अब इन लोग को अगर रेशियो कर रहा है तो रेशियो करने के बाद कितना आ रहा है 3:2। अच्छा ये कैसे पॉसिबल होता है, ऊपर होता है 3 और नीचे क्या रहता है 2। अरे इसी बराबर ना लिखता है तुम 3:2 लिखता है। कहानी समझ में आ रहा है। तो ये चीज हम लोग को क्या है क्वेश्चन में मेंशन है कि उन लोग का क्या है, मोल का रेशियो हम लोग को दिया हुआ है। और आगे क्या दिया है, तो बोला है कि वेपर प्रेशर जो होगा बेंजीन का वो कितना हम लोग को 280 दिया। मतलब यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा, अब बोले थे कि जब भी क्वेश्चन में वेपर प्रेशर दिया जाए हमेशा याद रखना है कि वो प्योर का दिया है। किसका देता है, प्योर का। मतलब बेंजीन का जो प्योर वेपर प्रेशर है वो कितना होता है 280, और जो ऑक्टेन का वेपर प्रेशर होता है वो कितना होता है 480, तो 420। तो कभी तुम पी ए और पी बी मत मानना, पी नॉट ए और क्या मानना, पी नॉट बी। तो यहाँ पर भी देखो इसका वेपर प्रेशर पी नॉट से मांगेगा, और यहाँ पे बेंजीन लिखा है तो हम लोग नाम पूरा ले रहे हैं तो यहाँ पे बेंजीन का बेंजीन लिख देते हैं, कोई दिक्कत होगा थोड़ी। चलो अब इतना का बराबर हम लोग को दिया है, कितना दिया हम लोग को 280 दिया हुआ है mmHg दिया हुआ है, क्लियर है। उसी तरह से हम लोग को दिया है पी नॉट, किसका दिया है, ऑक्टेन। तो ऑक्टेन का दिया है प्योर वेपर प्रेशर, वो कितना दिया है हम लोग को 420 हम लोग को दिया है mmHg में दिया, क्लियर है। अब हम लोग को सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन दिया है और निकालने क्या बोल दिया है, पीएस बोल दिया, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कैसे हम लोग निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं कहाँ से, रॉल्ड्स लॉ से। कहाँ जानते हैं हम लोग, रॉल्ड्स लॉ से। तो हम लोग चूंकि जानते हैं, क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि पी एस इज इक्वल टू होता है पी ए और प्लस में क्या होता है पी बी। अरे यही ना होता है हम लोग को। अच्छा एक काम करते हैं, ए बी करने में हम लोग को बहुत समस्या लग रहा है, इसी चलते ऐसा करते हैं नहीं, बेंजीन ये सब जो इतना लंबा लंबा लिख रहे हैं इसको शॉर्ट में कर देते हैं। क्या समझ में आ रहा है, इसको बी लिख देते हैं, इसको ए मान लेते हैं। चाहे ओ लिखना है तो ओ लिख दो, कोई दिक्कत है। चलो इसको ओ मान लेते हैं, कोई दिक्कत। मतलब ये दिखा रहा है बेंजीन का क्या है, मोल, और ये क्या है, नंबर ऑफ, क्योंकि उतना लंबा लिखने में थोड़ा वक्त जाएगा तो ये भी क्या लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं, और इसको क्या लिख देते हैं, सिर्फ ओ रहने देते हैं, क्लियर यहाँ तक। तो उसी तरह से यहाँ पर बोल देते हैं कि ये हम लोग किसका लिखेंगे, यहाँ पे बी का लिखेंगे और यहाँ पर किसका लिखेंगे, ओ का लिखेंगे। कहानी समझ में आ रहा है। तो ये कहानी हम लोग तो रॉल्ड्स के अनुसार जान चुके थे पहले वेपर प्रेशर जब पढ़ रहे थे उस समय। और हम लोग ये भी जानते थे कि पी एस इज इक्वल टू, इसको अगर तोड़ने जाओगे तो क्या लिखोगे, पी नॉट बी और इंटू क्या होता था एक्स बी, और प्लस में इसको करोगे तो पी नॉट ओ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि क्या हो जाएगा, ऑक्टेन हो जाएगा, क्लियर है। और ये सब क्या होता है, प्योर वेपर प्रेशर, जो कि हम लोग को दोनों का क्या है दिया हुआ है। ये सब क्या बताता है, ये बताता था हम लोग को मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन अब हम लोग को पता है ही नहीं। अगर मोल फ्रैक्शन पता रहेगा तब तो इंटू करके ये चीज निकालेगा, और ये चीज निकलेगा तब सम करने के क्या क्या आएगा तुम्हारा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। फिर मुद्दा आ गया कि यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। तो एक तरह से ये भी देखो कि अगर यदि हम लोग मोल फ्रैक्शन को निकालने जाए, जैसे मान के चलो बेंजीन के लिए निकाल रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला तुम क्या जानते हो, तो यहाँ पर जानते हो कि नंबर ऑफ मोल चाहिए बेंजीन का, और नीचे हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन चाहिए, क्या यही होगा। अब यहाँ पर देखो अगर यदि हम लोग मोल फ्रैक्शन को निकालने जाते हैं तो यहाँ पर भी देख रहा है कि मोल का रेशियो ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, रेशियो। तो एक तरह से यहाँ पे रेशियो निकाल रहे हैं, और रेशियो हम लोग को क्या था, दिया हुआ था। तो हम लोग एक कंडीशन पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर कभी क्वेश्चन में रेशियो दिया जाए और फिर से रेशियो पूछा जाए तो उस कंडीशन पे उस वैल्यू को, उस रेशियो का वैल्यू को एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर के चल सकते हैं। मतलब ये जो 3 है, 3 को हम लोग डायरेक्टली क्या बोलेंगे, इसका मोल डायरेक्टली बोल सकते हैं, मोल ऑफ किसका, बेंजीन का, और 2 बोलेंगे किसका, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्टेन। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे तुम निकालने जाओगे एक्स बी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा, देख रहे कितना है, 3 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल देंगे 3, और नीचे तुम क्या बोलोगे, तो यहाँ पे बेंजीन और ऑक्टेन का चाहिए, तो बेंजीन का भी हो जाएगा 3 और प्लस ऑक्टेन का कितना है 2 है, तो यहाँ पे बोलेंगे 2। तो टोटल कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। इतना ही रहने दो ताकि हमारे कैलकुलेशन में हम लोग को आराम लगेगा। अगर एक्स भी निकाल लिया तो क्या हम लोग एक्स से मतलब एक्स ओ नहीं निकाल सकेंगे, आराम से निकाल लेंगे। ऊपर मोल किसका हो जाएगा, मतलब कि ऑक्टेन का, और वो कितना है 2 है, और नीचे अभी भी तुम्हारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्या कहने समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग मोल फ्रैक्शन दोनों का तो निकाल लिए। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हम लोग को वैल्यू पुट करना है। अब वैल्यू को पुट करो और आराम से कैलकुलेशन करके इसका आंसर ले लो।
देखो अब क्या होगा। सो हम लोग देख रहे हैं कि अभी देखो मोल फ्रैक्शन भी पता है, पी नोट भी हम लोग को पता है। तो जैसे हम लोग जान रहे हैं कि पी एस इज इक्वल टू हम लोग को होता है पी नोट बी, और यहाँ पर लिखेंगे एक्स बी और प्लस में पी नोट ऑक्टेन, और यहाँ पर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। तो यहाँ पे देखो पी एस बराबर हम लोग को निकालना है पी नोट बी, मतलब हम लोग को दिया कितना 280, तो यहाँ पर बिठा देंगे 280 इंटू एक्स बी कितना निकाल लिया, अभी निकाल दिया 3/5, तो यहाँ पे बिठा दे 3/5 प्लस अब पी नोट यहाँ पे ऑक्टेन का कितना दिया हम लोग को 420, तो यहाँ पे हो जाएगा 420 और इंटू अभी कितना करेगा उसका मोल फ्रैक्शन कितना है 2/5 है इतना। अब कैलकुलेशन कर दो, यहाँ से 5 के पहाड़े से जैसे काटोगे यहाँ से हो जाएगा 25 25, और जैसे जाओगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 जाएगा 6 25 30, हाँ चलो ठीक है। उसके बाद इसमें चलोगे कितना हो जाएगा 5 से काटोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें चलेगा 65 40 हो जाएगा और 4 चल जाएगा, इतना कंप्लीट है। अब इसको और अच्छे तरीके से तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा पी एस इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 56 और इंटू में 3 और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 84 और इंटू में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई करो और इसको मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर जैसे हम लोग जानते हैं कि पी एस इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 5 3 15 और एक हो जाएगा कितना 16, तो 168 हो जाएगा। इधर भी कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ो तो 8 8 कितना हो जाएगा 16, 6 6 12 और 1 13 हो जाएगा, 2 और 1 3, तो कितना आ जाएगा 336 आ जाएगा mm ऑफ Hg आ जाएगा। अब देखो इतना हम लोग को क्या निकल गया PS निकल गया, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अब देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ है, तो देख रहा है ऑप्शन नंबर किस में है बी में है। तो ये सवाल हम लोग को नीट में पूछा था, देखो बहुत ही आराम रहता है। अगर जितना थ्योरी पढ़ा दिए, जितना तुम लोग को कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला वगैरह लिखा दिए, उतना ही में सारा एग्जाम तुम अच्छा तरीके से क्वालिफाई कर पाओगे। तो बस खाली मेहनत करते रहो, जितना भी हम क्वेश्चन तुम लोग को करवाते जाते हैं उसको खुद से पहले प्रैक्टिस करो, नहीं बनता तो उसके बाद ही वीडियो को फिर से देखना स्टार्ट करो और फिर देखो कि आखिर किस तरह का सॉल्यूशन होता है, और उस सॉल्यूशन से अपना कमजोरी को पकड़ो और उसे सुधारने की प्रयास करो। चलो इसको लिख लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल है, ये भी हम लोग को नीट का सवाल है जो कि हम लोग को 2020 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। देखो थोड़ा सा कभी देख लेना, यहाँ पे एक चीज देख लो, जैसे कि तुम लोग को बताया था ना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये भी होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम। कभी कभी ऐसा लिख देगा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, क्या लिख देगा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, जैसे हम लोग पढ़े थे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कभी कभी लिख देगा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, तो ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ही मान के चलना, ठीक है। नाम को ऐसा भी कभी उलट के वो लिख देता है, कहने से भी मान गया। तो यहाँ पर हम लोग को बोला है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, और उसका कांस्टेंट को के मान के चला है, तो उसका जो के का जो वैल्यू है किसका ऑफ बेंजीन इज कितना हम लोग को दिया है 5.12 केल्विन केजी पर मोल। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे गिवन डाटा की बात करें कि क्या क्या हम लोग को गिवन है, तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट अच्छा फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट के को हम लोग अपने से मान ले के एफ मान लेते हैं, क्योंकि के खाली लिखा है, हम लोग जानते हैं फ्रीजिंग पॉइंट के लिए एफ हम लोग दर्शाते थे। इसका वैल्यू हम लोग को दिया है कितना 5.12 केल्विन केजी पर मोल, हम लोग को इतना गिवन है। आगे बोला है द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलैलिटी इतना। अच्छा मोलैलिटी कितना दिया है, तो मोलैलिटी का बात हम लोग को बोल दिया है 0.078 मोलर, इतना हम लोग को दे दिया है। यहाँ पे पूरा लिख देते हैं मोलैलिटी, तो बोलेगा क्या लिखा हुआ है, मोलैलिटी बराबर इतना दिया है। फिर बोला है कि द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलैलिटी इतना कंटेनिंग अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। क्या बोल दिया सॉल्यूट के बारे में, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। अगर कभी भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट बोलेगा, कभी भी तुम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करा तो वहां पे आई को मेंशन नहीं करना है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होगा, अगर डिसोसिएट करता हो एसोसिएट करता हो, तब हम लोग आई को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे समझ में आ गया कंटेनिंग अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन बेंजीन, मतलब तुम्हारा सॉल्वेंट क्या है बेंजीन, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट एगो हम लोग को सॉल्यूट है जिसका मोलैलिटी हम लोग को दिया है। तो उससे जो सॉल्यूशन बन रहा है उस सॉल्यूशन का तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होगा। कभी ऐसा देखो फ्रीजिंग पॉइंट देख करके घबराना नहीं, सोचने मतलब ना कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट तुम निकालने जाता तो तुम लोग बोलता क्या TF बोलता, क्या बोलता TF, अरे ऐसा बोलता ना। पूरा सेंटेंस को पढ़ो, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या लिखा है हम लोग को फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अभी भी तुम लोग को बताएं कभी कभी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लिखेगा तब भी हम लोग जानते हैं क्या चीज डेल्टा TF होता है, अरे यही ना हम लोग पढ़ के आए हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो कभी कभी होता है ना हम लोग जल्दबाजी में काम करते हैं, तो जल्दबाजी में करते हैं तो यहाँ पे खाली पढ़ता द फ्रीजिंग पॉइंट,
बाकी समझ ही नहीं रहा कि कहना क्या चाह रहा है, डिप्रेशन का मतलब ही तुम लोग भूल जाएगा। और वही चीज़ पहले लिख देता डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो दिमाग में चल जाता है ये चीज़। तो तुम लोग हमेशा याद रखना कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन भी लिख सकता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी लिख सकता है। तो वो भी एक बात बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है, बल्कि क्या बोल रहा है, ये चीज़। तो हम लोग को यहाँ से निकालना है डेल्टा TF निकालना है, इसका वैल्यू हम लोग को क्या होगा, क्लियर है। अब चूंकि हम लोग को इतना ही डाटा दिया है और लास्ट में हम लोग को बोल दिया है राउंड ऑफ करना, तो पहले हम लोग इतना पहले कैलकुलेशन तक कर ले, उसके बाद राउंड ऑफ करेंगे आराम से। तो अब हम लोग जानते हैं कहाँ से, फ्रॉम, कहाँ जानते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से। तो यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा TF इज इक्वल्स टू, यहाँ पे होता है KF और इनटू होता था मोलालिटी। इसका वैल्यू निकालना, इसका भी दिया वैल्यू और इसका भी दिया वैल्यू, बस खाली कैलकुलेशन करना था। KF का वैल्यू कितना दिया है, 5.12 इतना हम लोग को दिया है, और इनटू मोलालिटी का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 0.078 इतना हम लोग को दिया। अब इसको सॉल्यूशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.399 समथिंग जाएगा ऐसे करके, अरे मतलब कैलकुलेशन करोगे तो इस तरह से जाते रहेगा। अब देखो डेल्टा TF का वैल्यू तो निकाल लिया, अभी मैच करोगे तो कोई मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं तुम्हें ब्रैकेट में दे दिया क्या चीज, राउंडेड ऑफ करना है कहाँ तक, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब कि जहाँ तुम्हारा दशमलव है उसके बाद हम लोग को कितना चाहिए, 2 हम लोग डेसिमल, मतलब वहाँ से देखना है कि जो दशमलव है उसके बाद देखना है 2 डिजिट के बाद, तो वहाँ जाने के बाद राउंड अप करना है। राउंड अप करना मोल कंसेप्ट में सिखाया जाता है। क्या करते हैं, जैसे इसमें देखो पॉइंट के बाद देखो 2 डिजिट हम लोग को देना है, मतलब कि 3 और कहाँ तक चलेंगे 9 तक, मतलब पॉइंट के बाद 2 तक जाएंगे, इसके बाद हम लोग को राउंड अप करना है। राउंड अप करने का मतलब उसके बाद जितना भी संख्या रहेगा उसको क्या करना है, हम लोग को गायब कर देना। अब गायब करने के लिए तुम लोग को कंडीशन बोले थे, जिससे गायब करेगा वहां पे देखना 5 से कम है कि 5 से ज्यादा। अगर 5 से कम रहता था तो पीछे वाला हम किसी तरह का कोई चेंज हम लोग नहीं करते, लेकिन अगर 5 से ज्यादा है तो क्या करते हैं, इसमें एक हम लोग ऐड करते हैं। तो अभी तो 9 दिख रहा है, मतलब 5 से ज्यादा दिख रहा है, और 5 से ज्यादा दिख रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा इसमें, जैसे इसमें जुड़ जाएगा तो 39 से क्या हो जाएगा 40, मतलब 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो इतना जाएगा, चूंकि ये पे हम लोग डेल्टा TF, तो ये हम लोग एक तरह से टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं, इसी चलते इसका आंसर भी किस में आएगा, केल्विन। डिग्री सेल्सियस में क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि KF का वैल्यू देखो इसमें क्या चुन लिया है, केल्विन में। किस में लेना है, केल्विन में, तो इसी चलते इसका वैल्यू किस में आएगा, केल्विन में। अगर यदि यहाँ पे डिग्री में रहता तो इसमें किस में आता, तुम्हारा डिग्री में आता। क्या कहानी समझ में आ गया ना। तो ये चीज अब देखो यहाँ पे आंसर मैच करो, तो ऑप्शन नंबर किस में है, तुम्हारा B है। तो ये हो जाता है इसका, देखो नीट सवाल है, बहुत आसान है। देखो हम लोग को क्या रहता है, बस खाली फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा हम लोग को सोचना नहीं पड़ता। भाई JEE का सवाल देंगे तो उसमें थोड़ा सा हम लोग को सोचने की जरूरत पड़ता है। तो इसी तरह का सवाल तुम्हारा CUET एग्जाम में भी मिलेगा। चलो इसको नोट कर लो। देखो अब इसका हम लोग क्या करना है, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन पूछा है 2020 में, कोविड टाइम था, तो उस समय हम लोग को री एग्जाम हुआ था नीट का, ठीक है। तो उस समय तुम्हारा 2020 में पूछा था नीट सवाल में, ठीक है। क्या बोला है, if 8 gram of a non-electrolyte solute is dissolved in 140 ग्राम ऑफ N ऑक्टेन। अच्छा, ये N ऑक्टेन कहने का घबराना नहीं, ये ऑर्गेनिक का लिखने का तरीका है। जब हम लोग कॉमन नेम ये सब लिखते हैं तो वहाँ पे नियो, आइसो, नॉर्मल ये सब देखता होगा, तो ये नॉर्मल ऑक्टेन है, ठीक है। तो ये N का मतलब कुछ अलग चीज़ नहीं होता, बस एगो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने का तरीका होता है। समझ जाओ खाली क्या है, ऑक्टेन है। तब बोल रहा है कि 8 ग्राम जब हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को डिजोल्व करते हैं 114 ग्राम ऑक्टेन में, तो क्या होता है, टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू कितना 80%। तो क्या हो जाता है, अभी वैसे भी समझ रहा है कि जब हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट को ऑक्टेन में मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, रिड्यूस होकर के कितना हो जाता है, 80% हो जाता है। अब किससे रिड्यूस हो जाएगा, अरे तो वेपर प्रेशर जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो किसके अनुसार तुलना करेगा, प्योर वाला से, कि प्योर वाला में ही तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट तुम्हारा मिला रहा है किसमें, ऑक्टेन में, मतलब वेपर प्रेशर किसका बन रहा होगा, ऑक्टेन का। तो ऑक्टेन का जो वेपर प्रेशर था वो घट करके कितना हो जाता है, 80% हो जाता है। तो ये किसका हो गया, सॉल्यूशन का। तो अभी तक जैसे कि हम लोग को क्या होता है कि अभी किसी तरह का कहीं भी कोई चर्चा देखोगे तो नहीं है किसका, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का कहीं भी वेपर प्रेशर का बात नहीं किया। तो उस कंडीशन पे हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, जैसे जब जब तुम्हारा परसेंटेज का कहानी रहेगा तो उस कंडीशन पे हमेशा याद रखना कि हम लोग सबसे पहले लेट करेंगे। लेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सो देखो सबसे पहले यहाँ पे फोकस करना, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, अपने से मान लेंगे कि जो P नोट A होगा, क्या होगा तुम्हारा, P नोट A।
कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, अभी किसी तरह का कोई जिक्र किया नहीं, सिर्फ बोल दिया कि जितना इसका वेपर प्रेशर होगा वही घट करके कितना हो जाता है 80% हो जाता है, मतलब 80% उसका घट जाता है। तो बोलेंगे कि पी नॉट ए का वेपर प्रेशर हम लोग मान लेते हैं पी, क्या मान लेते हैं पी, कि इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया पी। तो अभी तुम जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर करोगे, क्या लिखोगे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो अभी बोलोगे कि इसका वेपर प्रेशर 80% क्या हो जाता है रिड्यूस हो जाता है। तो रिड्यूस हो जाता है किससे है, तो किससे होता है पी नॉट ए से। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे पी नॉट ए का हम लोग को क्या होता है 80%, ये हम लोग को उसका वैल्यू हो जाता है। क्लियर आता है। जब जब यहाँ पे परसेंटेज वाला कहानी रहेगा इसको फ्रैक्शन में लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में करने के लिए उसको क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करते थे, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 80 में क्या करेंगे हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है। अब इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा ये पी नॉट ए और इंटू में कितना हो जाएगा 0.80 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे सिंपली इसको लिख सकते हैं क्या चाहिए कि 0.8 पी नॉट ए, इतना लिख सकते हो, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर देखो कहानी क्या होगा, सो कहानी हम लोग को ये हो जाएगा, अब हम लोग को पी नोट ए भी पता है, पी एस भी हम लोग निकाल लिए। आगे देखो क्वेश्चंस में और क्या क्या मेंशन किया है, तो यहाँ पे बोला कि द मोलर मास इन ग्राम पर मोल ऑफ द सॉल्यूट इज। अब हम लोग को पूछा क्या है मोलर मास पूछा है, किसका सॉल्यूट का पूछा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से किसका सही होगा वो हम लोग देखेंगे। मतलब हम लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं तो हम लोग को यहाँ पे पूछ दिया है मोलर वेट, क्या पूछा है मोलर वेट किसका सॉल्यूट का, तो कितना होगा इसको हम लोग को निकालना है। और क्या दिया है तो ब्रैकेट में दे रखा है कि गिवन दैट मोलर मास ऑफ एन ऑक्टेन, मतलब यहाँ पर बोलेंगे कि जो मोलर वेट होगा किसका सॉल्वेंट का, वो हम लोग को कितना दे रखा है 114 हम लोग को दे रखा है। क्लियर आता है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है मोलर वेट, और चूंकि जब हम लोग वेपर प्रेशर ये सब देख रहे हैं यहाँ से हम लोग को जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे वो क्या लगाएंगे हम लोग को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, तो फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो RLVP से अगर हम लोग चलेंगे तो इसका फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, बार बार बोलते हैं कि जब भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अब लगाएगा उसमें आई को मेंशन करना बहुत जरूरी है, बिना आई को लिखोगे तो आंसर क्या रहेगा गलत होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इसका वेपर प्रेशर वाला जो फॉर्मूला था क्या लिखते थे हम लोग, तो यहाँ लिखते थे पी नॉट ए माइनस यहाँ पे पी एस और नीचे क्या लिखता था पी नॉट ए लिखता है, और इज इक्वल टू किसका होता था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता था। चूंकि अभी आई जान गए हैं वन टाइप फैक्टर का, तो इसका जो मेन फॉर्मूला होता है वो यही होता है। क्लियर है। अब आई का वैल्यू के बारे में सोचो, तो आई का वैल्यू तब होता है जब सॉल्यूट हम लोग को या फिर डिसोसिएट होता है या तो फिर एसोसिएट होता है। चूंकि हम लोग क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि जो सॉल्यूट है वो कैसा है हम लोग को नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब यहाँ पे ना डिसोसिएट होगा ना ही एसोसिएट होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है। मतलब इसको लिखो या न लिखो कोई मतलब हम लोग को बनेगा नहीं होगा। ठीक है चलो, लेकिन तुम्हें लिखना पड़ेगा आई, तब कंडीशन देखना अगर डिसोसिएट हो रहा था लिखना तो पड़ेगा ना, नहीं हो रहा तब उसको हटा देना। अब देखो पी नॉट ए का वैल्यू तुम मान लिया था, पी एस का वैल्यू तुम निकाल लिया है। अब एक्स बी को तोड़ेगा तभी तो तुम्हारा मोलर वेट निकलेगा। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला को तुम तोड़ो, तो तोड़ने के बाद तुम्हें पता है क्या लिखेंगे, यहाँ से पी नॉट ए माइनस पी ए, और यहाँ पे जाने हैं कि पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन को तोड़ोगे तो यहाँ पे हो जाता है एन बी, यहाँ पर हो जाएगा एन बी और प्लस में एन ए। क्लियर है। अभी मोल तो निकालना नहीं है, वेट भी सब निकालना है मोलर वेट, तो फिर लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल्स टू मोल को तोड़ दो तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वेट ऑफ बी, और यहाँ पे हो जाएगा उसका मोलर वेट ऑफ बी। फिर डिवाइड में लिखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा वेट ऑफ बी, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा मोलर वेट ऑफ बी, और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा वेट ऑफ ए, और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे मोलर वेट ऑफ ए हो जाएगा। अब चूंकि हम लोग को निकालना क्या है मोलर वेट, मोलर वेट निकालना देखो यहाँ भी सॉल्यूट का यूज हो जाता है और यहाँ पर भी यूज हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इसको जब सॉल्यूशन वगैरह करते हैं तो वहाँ से वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। इसी चलते हम लोग नीचे का एक कंडीशन बताए थे कि हमेशा सॉल्वेंट का जो मोल होता है वो सॉल्यूट से क्या रहता है ज़्यादा रहता है। तो हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन बोले थे पहले भी कि यहाँ पे जो Na होता है वो बहुत ग्रेटर होता है किससे NB से। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो Na और प्लस में अगर NB करेंगे तो ये लगभग किसका इक्वल हो जाता है Na के इक्वल हो जाता है। हालांकि यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो पूरा 100% एक्यूरेट नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो इग्नोर कर रहे हैं तो उसका कुछ तो पॉइंट में तो होगा ना, तो इसी चलते थोड़ा कभी नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं अप्रोक्सीमेटली देख करके आंसर मार ही देते हैं। ठीक है। हालांकि ऑप्शन में भी उसी के अनुसार आंसर दिया हुआ रहता है।
यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन को तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसको मिटा करके थोड़ा सॉल्यूशन कर देते हैं। अब देखो क्या करना है इसको, हम लोग को तो यहाँ समझ में आ गया कि पी नॉट ए माइनस पी एस नीचे हो जाएगा पी नॉट ए इज इक्वल्स टू, अब उसको इग्नोर करेगा तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे वेट ऑफ किसका सॉल्यूट, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और इनटू ऊपर हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज मोलर वेट ऑफ किसका सॉल्वेंट का, और नीचे क्या हो जाएगा उसका वेट ऑफ सॉल्वेंट का। क्लियर है। अब वैल्यू को पुट करना है, हम लोग को निकालना क्या है इसका। अब यहाँ से देखो सबसे पहले पी नॉट ए का वैल्यू हम लोग मान लिए कितना पी, तो यहाँ पे पी लिखेंगे माइनस पी एस का वैल्यू हम लोग निकाले कितना 0.8, और इसको इंटू कितना किया है पी नॉट ए से, अच्छा पी लिखा है, कितना लिखा है यहाँ पे पी लिखा। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे कितना हम लोग बिठा दिया, अरे पी बिठा देंगे ना यहाँ पे, क्यों, क्योंकि पी नॉट ए का वैल्यू हम लोग कितना लेकर चले थे पी लेकर के चले थे, तो यहाँ पर भी कितना लिख देना खाली पी लेकर के चलना। कहानी समझ में आ रहा है ना, अरे कहानी समझ में आ रहा है ना यहाँ पे कैसे कर रहे हैं सो। चलो तो यहाँ पर p हो जाएगा। अब नीचे देखो पी नॉट ए का वैल्यू मानना था तुम, p इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है वेट ऑफ सॉल्यूट, अच्छा वेट ऑफ सॉल्यूट हम लोग को दे दिया था, हम लोग यहाँ पे लिखे भी नहीं कितना दिया था हम लोग को 8 ग्राम दिया था क्वेश्चन में, यहाँ पे लिख देना कहीं कि जो वेट ऑफ सॉल्यूट था उसको हम लोग लिखे नहीं, वो था 8 ग्राम दिया हुआ था, तो 8 यहाँ पे हो जाएगा। मोलर वेट तो हम लोग को निकालना है सॉल्यूट का, ठीक है। तो देखो समझ में आ गया कि इसका जो मोलर वेट था वो कितना दिया था हम लोग क्वेश्चन में 114। अब इसका वेट हम लोग को कितना दिया था सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का भी हम लोग को कितना दिया था सॉल्वेंट का वेट, सॉल्वेंट का भी 114 दिया, सॉल्वेंट का 114 दिया तो मॉलिक्यूलर वेट अपना निकालना था ऑक्टेन था। नहीं ये तो नन इलेक्ट्रोलाइट का दिया था। क्वेश्चन तो फिर से देखना पड़ेगा, तुम लोग देखा नहीं क्वेश्चन ना, मिटाने के बाद यही होता है, और पूरा हम लोग यहाँ पे लिखे भी नहीं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन तो यही लाना है 8 ग्राम वाला, हाँ चलो। क्वेश्चन में बोल रहा था कि इफ़ 8 ग्राम ऑफ अ नन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ, अरे ठीक तो है यार, और फिर ब्रैकेट में दे दिया नीचे भी उसका मोलर वेट 114, तो 114 तो देता रखा था, मतलब ई भी कितना था उसका 114 ही दिया था, मतलब यहाँ पे लिख देना उसको। अच्छा लिखोगे क्या, डायरेक्ट यहाँ पे लिख ही देते। अच्छा वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 114 हम लोग को दिया गया था, और उसका अगर मोलर वेट की बात करें तो वो भी हम लोग को गिवन था, कितना गिवन था, ये भी हम लोग को 114 दिया हुआ था, तो हो गया। अब ये देखो ये दोनों कट जाएगा। अब यहाँ से देखो इसको सॉल्यूशन करो, सॉल्यूशन करोगे देखो यहाँ से p हम लोग को क्या करेगा कॉमन निकलेगा, मतलब हो जाएगा 1 माइनस 0.8, और यहाँ पे इंटू हो जाएगा p, और नीचे तुम्हारा क्या है p है, p से p खत्म हो जाएगा, और इधर तुम्हारा क्या बचेगा 8, और नीचे तुम्हारा क्या है मोलर वेट है तुम्हारा यहाँ पे सॉल्यूट का, और इधर तो 1 हो गया पूरे। अब यहाँ से इसको निकाल दो, इसको इधर ले लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मोलर वेट निकालने जाओगे तो यहाँ हो जाएगा सॉल्यूट इज इक्वल्स टू 8, ये तो खत्म हो गया, यहाँ से कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, और 0.2 कहाँ चल जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा नीचे। अब यहाँ से देखो पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, और 2 का पालन पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 आ जाएगा, तो यहाँ पर जो तुम्हारा मोलर वेट आएगा सॉल्यूट का वो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो इतना देखो कहीं पे ऑप्शन दिया गया था, तो ऑप्शन में देख रहा है डी, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखो बहुत आसान रहता है, कोई इसमें दिक्कत तो रहता है नहीं, बस जितना हम लोग फार्मूला वगैरह पढ़ लिए उसी के बेसिस से यहाँ पे क्या करना है सॉल्यूशन करना है। चलो इतना लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव सेम। अब हम लोग को सबसे पहले समझना ये है कि हम लोग को दिया क्या है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है उसके पास क्या होता है, तो यहाँ पर देखो हम लोग को बोला है, और वो भी कैसा सेम बोल रहा है, क्या बोल रहा है सेम, कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन के पास हम लोग को सेम होता है, तो क्या होता है फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, सेम फ्रीजिंग पॉइंट रहता है उसके पास, कि सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, कि बॉइलिंग टेम्परेचर रहता है, कि वेपर प्रेशर रहता है। तो हम लोग देखे थे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलते थे, तो वैसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो सेम हो, तो वैसे सॉल्यूशन को बोलते थे हम लोग क्या चाहिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम हो जाएगा तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते थे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखो 2020 में पूछा था नीट में, बहुत ही आसान था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। देखो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग को, तो फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज। अब देखो यहाँ पर
कंडीशन तुम लोग को बताया गया था कि आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, वो तीनों को कैसे याद करना था वो सारा कुछ तुम लोग को अच्छा तरीके से बता चुके हैं लेक्चर्स में। तो देखो हम लोग का अभी क्वेश्चन जो पूछा है वो क्या पूछा है कि आइडियल सॉल्यूशन है उसका क्या रिलेशन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे बोला है कि इंट्रोपी क्या दे दिया है, 0 दे दिया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तीनों में, चारों में तो हम लोग को टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। यहाँ पे डेल्टा एस 0 है, यहाँ पे डेल्टा भी इज नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे डेल्टा एच इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे डेल्टा जी इज इक्वल्स टू 0। तो हम तुम लोग को बोले थे कि हमेशा याद रखना एस हो गया फिर तुम्हारा जी हो गया, ये तो हमेशा लेस देन या फिर ग्रेटर देन। तो वहां पर हमेशा देखता था लेस देन ही देखने को मिलता था, चाहे कोई भी कंडीशन पे देख लो तुम लोग। प्लस में वॉल्यूम, वॉल्यूम 0 कब होता है, जब वहां पे कोई किसी तरह का इंटरेक्शन वगैरह नहीं होता था और ना ही किसी तरह का कोलिजन हो पाता था। तो अगर आइडियल सॉल्यूशन में अगर वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ ना हम लोग को वहां पे ज्यादा वहां पे फोर्स लगा पाता है और ना ही वहां हम लोग को ज्यादा डिस्टेंस हो पाता है। इसके वजह से वहां पे देखेगा तो वहां पे वॉल्यूम क्या होता था, 0 हो जाता था। लेकिन अभी क्या दे दिया, वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये तो गलती है। अगर वॉल्यूम इज इक्वल टू 0 रहता तो ये हम लोग को फॉलो करता, किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। फिर यहाँ पे देखो डेल्टा एच, तो डेल्टा एच भी बताया गया था वहां पे कि वॉल्यूम डेल्टा एच को लेकर के कि वहां पे हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि नहीं वहां पे हम लोग को बॉन्ड बना पाता है ज्यादा और नहीं वहां पे हम लोग को टूटता है। तो इस वजह से ना हम लोग को बनाएगा ना ही टूटेगा, तो वहां से हीट हम लोग को ना रिलीज होगा नहीं हम लोग को गेन होगा। तो उस कंडीशन पे हम लोग को क्या होता है, आइडियल गैस में 0 हो जाता है, मतलब आइडियल सॉल्यूशन में 0 हो जाता है। फिर ये तो हम लोग को बताए थे कि जब जब हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी सब का बात करते थे हमेशा लेस देन 0 ही रहता है। तो ये सब तो हम लोग को गलत ही ऑप्शन दिया, तो ऑप्शन क्या हो जाता है हम लोग को सी हो जाता है। देखो 2019 में हम लोग को पूछा जा चुका है। चलो इसको लिख लो। देखो अब ये क्वेश्चन क्या है, ये तो कभी भी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यहाँ से पूछता ही है तुम्हारा हर बार, तुम लोग को पहले भी प्रैक्टिस करवा चुके हैं जब कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा रहे थे। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, कौन सा यहाँ पे जितना भी कंसंट्रेशन टर्म देख रहा है वो कौन तुम्हारा टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो तुम लोग को एक ही बात बताए थे कि जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स देखेगा वो कंसंट्रेशन टर्म में देखना कि क्या वहां पे वॉल्यूम हम लोग को अवेलेबल है क्या। अगर यदि वॉल्यूम अवेलेबल है तो वो टेम्परेचर पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अगर टेम्परेचर को बढ़ाते तो वॉल्यूम भी क्या करता है, बढ़ता है। तो इस तरह का कहानी बताए थे। तो अब यहाँ पे देखो वेट परसेंटेज बोलो या फिर मास परसेंटेज बोलो, एक ही बात होता है। तो यहाँ पे कोई किसी तरह का हम लोग को वॉल्यूम आता नहीं था, क्योंकि इसका फॉर्मूला देखोगे तो क्या होता है, W/W परसेंटेज ऐसे करके होता है। फिर मोलालिटी, तो मोलालिटी में जाओगे तो NB रहता है और नीचे हम लोग को क्या होता है, वेट ऑफ किसका रहता है, सॉल्वेंट रहता है। तो यहाँ पर भी किसी तरह का वॉल्यूम नहीं। मोल फ्रैक्शन में जाओगे तो ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स और नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स आता है। इसमें क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स और नीचे क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो तुम्हारा क्या जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, जो हम लोग को टेम्परेचर डिपेंडेंट है। देखो 2017 में पूछा था दिल्ली में, वहां पर भी तुम्हारा जैसे MBBS सब करने के लिए जाता है तो वहां पर एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता था, तो वहां पे 2017 में पूछा जा चुका है। चलो अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टॉल्विन इन द वेपर फेज इज इन इक्विलिब्रियम विथ अ सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टॉल्विन हैविंग मोल ऑफ टॉल्विन इतना। अच्छा वहां पे मोल फ्रैक्शन होगा, हैविंग मोल फ्रैक्शन, हाँ यहाँ पे क्या हम लोग को मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो उसके पास क्या है, जो क्या बोल रहा है यहाँ पे, टॉल्विन इन द वेपर फेज is in equilibrium with a solution of benzene and toluene having mole fraction of toluene इतना, ठीक है। टॉल्विन के पास जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना है, 0.50 है। इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज कितना हम लोग का है, 119 टॉर दिया हुआ है, एंड दैट ऑफ टॉल्विन इज 37, उतना हम लोग को टॉर दिया हुआ है। एट द सेम टेम्परेचर द मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन इन वेपर फेज विल बी। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, टॉल्विन इन द वेपर फेज इज इन इक्विलिब्रियम विथ अ सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टॉल्विन हैविंग द मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन इज इतना। हम लोग को बोल दिया रे सॉल्यूशन जो बना होगा उसका जो वेपर बना होगा, वेपर बना है तो वहां पर तुम्हारा क्या होगा, उसका भी कुछ हम लोग को मोल फ्रैक्शन वगैरह ये सब रहेगा। तो अभी हम लोग को क्या करना है, वेपर फेज में ही हम लोग को क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका, टॉल्विन का निकालना है। किसका निकालना है, टॉल्विन का। उससे पहले हम लोग को इंफॉर्मेशन जो दे दिया है, बोल दिया कि जो मोल फ्रैक्शन है टॉल्विन का कहां पे, सॉल्यूशन पे, वो कितना दिया हम लोग को, 0.50 दिया हुआ है। इसका मतलब हम लोग जो लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे जो, ओहो दूसरा मार्कर, देखो यहां पे जब इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे,
गिवन डाटा यहाँ पे सबसे पहले समझो, ठीक है। एक तो समझ आया कि बेंजीन है और क्या हम लोग को टॉल्विन है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बेंजीन और बेंजीन का मूल फ्रैक्शन किसका हम लोग देख रहे हैं, देखो बेंजीन के लिए 20 से दिखाएंगे, टॉल्विन के लिए T से दिखा देंगे, ठीक है। तो देखो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन हम लोग को कितना दिया हुआ है, तो 0.50 हम लोग को दिया हुआ है। अच्छा ये मोल फ्रैक्शन कहाँ दिया है, सॉल्यूशन में दिया है, ना कि वेपर फेज में। पूछा है क्वेश्चन में वेपर फेज में दोबारा, अभी दिया है तुम्हारा मोल फ्रैक्शन किस में, उसमें दिया है सॉल्यूशन में। तो अगर मान के चलो बेंजीन का हम लोग को इतना दिया हुआ है, और सॉरी किसका दिया था, टॉल्विन का दिया हुआ है, किसका दिया है, टॉल्विन का। तो टॉल्विन का दिया है, क्या तुम बेंजीन का नहीं निकाल सकोगे, आराम से निकाल लोगे, क्योंकि बेंजीन और टॉल्विन को मिलाने से ही तो तुम्हारा सॉल्यूशन बन रहा है। तो इसका भी कितना हो जाएगा, 0.50 हो जाएगा। अरे उतना ही तो हो जाएगा, 1 में माइनस करोगे तो। और आगे क्या बोला है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, कि प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना दिया है, 119, मतलब पी नॉट बी, यहाँ पे लिख देते हैं बी मतलब बेंजीन, ठीक है। तो इसका प्योर में कितना दिया हम लोग को, 119 दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक, इसको टॉर में लिया गया है। उसके बाद आगे बोला कि टॉल्विन का जो वेपर प्रेशर है प्योर में वो कितना हम लोग को 37 है, मतलब पी नॉट टॉल्विन के लिए T से दिखा रहे हैं, तो इसका कितना हो जाएगा हम लोग को 37 हो जाएगा। क्या क्लियर है यहाँ तक, 37 टॉर। अब आगे हम लोग को क्या बोला है कि उसी टेम्परेचर पे हम लोग को इसका वेपर प्रेशर वगैरह ये सब है। आगे लास्ट में बोला है कि मोल फ्रैक्शन जो होगा टॉल्विन का कहां पे, वेपर फेज पे, वो क्या होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उसमें से तुम्हें बताना है। मतलब वेपर फेज हम लोग को जब भी हम लोग बात करते हैं कहां पे, मोल फ्रैक्शन का जब भी बात करते हैं तो उसको हम लोग कहां से दिखाते थे, Y से दिखाते हैं। और किसका निकालना हम लोग को, टॉल्विन का दिखाना है। किसका दिखाना है, टॉल्विन का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, YT लिखेंगे। अरे बोले थे ना मोल फ्रैक्शन को 2 तरीके से दिखाते हैं, एक X से और एक Y से। X को दिखाते हैं हम लोग कहाँ, सॉल्यूशन में, Y को कहाँ दिखाते हैं, वेपर में। तो अभी पूछा कहाँ हम लोग को, वेपर में पूछा। तो वेपर में पूछा है तो इसी को हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब रहा बात कि हम लोग इसको निकालेंगे, तो निकालेंगे कैसे। अब इसको निकालने से पहले सबसे पहले समझो कि वेपर फेज पूछा है, तो वेपर फेज से निकालने का एकमात्र हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे। एकमात्र फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, तो फ्रॉम डाल्टन्स लॉ के अनुसार हम लोग देखे थे कि अगर मान के चलो कोई भी वेपर प्रेशर अगर हम लोग निकालते कोई भी गैस का, मान के चलो अभी तुम किसका निकालने जा रहे हैं, टॉल्विन का, तो यहाँ पे टॉल्विन लिखता, तो उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता था वो क्या होता था, तो जो मोल फ्रैक्शन होता है उसका वेपर फेज में, उसका वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन होता है उतना, और इनटू क्या रहता था यहाँ पे, टोटल वेपर प्रेशर। क्या रहता है यहाँ पे, टोटल वेपर प्रेशर। तो इसको डायरेक्टली हम लोग S लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, S, ताकि पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन का जो पूरा वेपर प्रेशर होगा वो। क्या क्लियर है यहाँ तक। तो ये हम लोग को होता था डाल्टन्स के अनुसार। क्लियर है। अब हम लोग को रही बात कि ये तो हम लोग को पीटी हम लोग कहां से निकालेंगे, फिर यहां पे हम लोग को रह गया क्या चीज, YT, हम लोग को यही ना निकालना है। रह गया यहाँ पे PT और यहाँ पे रह गया PS कैसे निकालेंगे, तो PS सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग एकमात्र जानते थे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का दोनों निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो। और ये निकालने से कहीं ना कहीं ये वाला तो हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा। अब ये हम लोग को कैसे निकालते हैं, तो हम लोग यहाँ पे अगर टॉल्विन के लिए वेपर प्रेशर निकालोगे तो रॉल्स के अनुसार जानता था कि उसी का प्योर फॉर्म में रहेगा और उसको इंटू करेंगे क्या चीज, उसी का मोल फ्रैक्शन से। तो ये उसका हम लोग क्या निकालेगा, पार्शियल वेपर प्रेशर। तो ये तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। उसी तरह से मान चलो इसका वैल्यू निकाल ही लो, तो अगर PT बराबर निकालने जाएगा, देखो ये PT टोटल नहीं बोल रहे हैं, इसका क्या बोल रहे हैं, टॉल्विन को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, इसी चलते यहाँ पे देखो यहाँ पे PT लिखते थे, लेकिन अभी क्या लिख दिए यहाँ पे PS, ताकि हम लोग को सॉल्यूशन को दिखा सके। बाकी यहाँ पे देखो क्या चीज करेंगे, सो इसका वैल्यू निकालेगा P नॉट T, तो हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था, 37 दिया था। तो यहाँ पे हम लोग कितना रखेंगे, 37 इंटू XA कितना था, XA का, ओहो यहाँ पर भी क्या रहेगा, T ना रहेगा। देखो इसी चलते होता है ना, हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट लेकर के चल रहे थे A और B, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, नाम के अनुसार ही लेकर के चल रहे थे। यहाँ पे थोड़ा सा लगता है वहां पे लिखने में। चलो 37 हो गया। अब XT कितना है, 0.05 दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.5 लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, जैसे करेगा 7 × 5 = 35 हो जाएगा, और यहाँ से करेगा तो 5 × 15, 15 × 3 = 18 हो जाएगा, इतना चल जाएगा, 18.5 हो जाएगा। अब उसी तरह से क्या हम लोग ये चीज नहीं निकालने सकेंगे, क्या चाहिए हम लोग को, बेंजीन। तो क्या बेंजीन वाला नहीं निकालने सकेगा, बिल्कुल निकालेगा। कैसे निकालेगा, तो यहाँ पर लिखेगा उसी का हम लोग को क्या चाहिए, P नॉट B लिखेगा, और यहाँ पे क्या लिखेगा, XB लिखेगा। अरे यही तो निकालते थे ना। अब यहाँ से देखो PB कैसे निकालेगा, तो यहाँ से हो जाएगा P नॉट B, तो हम लोग को पता है, कितना पता है, 119 पता है। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे 119
मल्टीप्लाई एक्स बी कितना निकाला है 0.5, इसका भी हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 5 9 45 हो जाएगा, 5 1 5 और 4 9 हो जाएगा, 5 5 इतना हो गया, मतलब 59.5 हो जाएगा। तो ये तो हम लोग को निकाल लिया। अब इन लोग के माध्यम से पी एस निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि जो पी एस बराबर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से पी टी और प्लस में क्या हो जाएगा पी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यही चीज़। अब इसका वैल्यू देखो, पी टी का कितना निकाला है 18.5 और प्लस पी बी का कितना निकाला है, तो यहाँ से हो गया 59.5। इन लोग को सम कर लो, कितना हो जाएगा 5 5 में तो उधर 0 हो जाएगा, फिर 8 9 9 18 हो जाएगा, फिर 5 और 1 6 और 1 7 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। अब रही बात, इस वाला फॉर्मूला को पुट करो और यहाँ से क्या निकाल दो वाई टी निकाल दो। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको हम लोग थोड़ा क्वेश्चन को मिटा लेते हैं। देखो आसान है, बस इसको खाली नाम लेकर के चलना, उसके बाद पूरा सॉल्यूशन करेगा, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। देखो अब हम लोग निकाल रहे हैं क्या चीज, पी बी इज इक्वल टू, हम लोग जान रहे हैं क्या चीज, यहाँ पे वाई और टी निकाल रहे थे ना, यहाँ पे टी हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग को क्या हो जाएगा वाई टी हो जाएगा, और इसी का हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पी एस। ये क्या बता रहा है, टोटल वेपर प्रेशर बता रहा है। ठीक है, अब पीटी हम लोग तो निकाल लिए, कितने निकाले थे 18.5 निकाले थे, इज इक्वल टू, इसको तो हम लोग को वैल्यू निकालना है, फिर इंटू पी एस कितना निकल गया हम लोग को 78 आ गया। क्लियर है। अब यहाँ से वाई टी निकाल दो, तो ये कितना हो जाएगा 18.5 और डिवाइड करेगा कितना से 78 से। अब इसको डिवाइड कर लो, कितना आता है करके देखो, कैलकुलेशन करो 0.237 कितना आता है 0.237 इतना आता है ना। देखो कहीं है, देखो ऑप्शन नंबर सी, तो यही हो जाता है तुम्हारा क्या, वेपर प्रेशर ऑफ, मतलब कि हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका टॉल्विन, कहाँ पे वेपर फेज में। तो बहुत ही आसान सवाल था जो कि गुजरात में पूछा था 2017 में एंट्रेंस एग्जाम में। चलो इसको लिख लो आराम से। देखो अभी है ना, जैसे कि वांट ऑफ फैक्टर का जो क्वेश्चंस था वो हम करवाए नहीं है तुम लोग को। ठीक है, तो अब धीरे धीरे यहाँ पे ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है नीट का। तो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पे दो वो इलेक्ट्रोलाइट का बात होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग, क्या होता है स्ट्रॉन्ग, और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या होता है वीक। देखो अगर 11th क्लास में थोड़ा सा भी अगर पढ़ा होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम सुना होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, तो वहाँ पर थोड़ा सा बताया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब, अगर स्ट्रॉन्ग, देखो इलेक्ट्रोलाइट का कहने का मतलब ही होता है टूटना, क्या होता है टूटना। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहा तो ये क्या कहता है 100% डिसोसिएट हो जाता है, क्या होता है 100% डिसोसिएट। और अगर वही वीक रहा, जैसे कि मान के चलो एसिड का बात करते हैं, क्या कहते हैं एसिड का, अगर एसिड की बात करें जैसे कि HCl ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं HCl, तो ये हम लोग को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है, क्या कहलाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वही अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर एसिड लेते हैं तो यहाँ पे आ जाता है कोई भी, जैसे एसिटिक एसिड ले लो या फिर कुछ भी ले लो, जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं CH3COOH, तो इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। और ये जो एसिटिक एसिड होता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं रहता, ये हम लोग को क्या रहता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इन लोग में जो हाइड्रोजन टूटेगा वो कैसा रहता है हम लोग को आधा, मतलब कि कुछ % हम लोग को टूटता है। जैसे तुम लोग को बोले थे एक अल्फा और बीटा का यूज करने बोले थे वहां पे, तो ये जो अल्फा होता था, अल्फा बताता है कि कितना % वो टूटा। अभी यहाँ पर देखो इसका जो अल्फा का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये जो टूटता है वो 100% डिसोसिएट होता है। कितना होता है हम लोग को 100% डिसोसिएट होता है। तो जब भी अल्फा का वैल्यू लेते हैं तो वो परसेंटेज तो बताता है, लेकिन उसको जब अल्फा का वैल्यू हम यूज करते हैं तो उसको परसेंटेज नहीं, इसको फ्रैक्शन में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं फ्रैक्शन में। तो हम लोग ये तो समझ गए कि जब जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो वो हम लोग का 100% क्या हो जाएगा टूट जाएगा। ठीक है, जैसे HCl को तोड़ने जाएगा तो किसमें टूट जाएगा H+ और किसमें टूट जाएगा Cl-। तो ये पूरी टूट जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ टूटेगा कुछ नहीं टूटेगा, ऐसा नहीं। लेकिन वही अगर इसका बात करते हैं तो ये हम लोग को कुछ % टूटता है। क्या टूटता है कुछ %। जैसे मान के चलो ये टूटेगा 70%, कितना टूटेगा 70%। तो ये 100% कभी भी डिसोसिएट नहीं होता, चाहे उसको कुछ भी कर लो नहीं टूटेगा। ये बहुत ही कम 40% 50% ऐसा करके क्या होता है डिसोसिएट होता है। तो इसका अगर फ्रैक्शन लोगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 0.7 हो जाएगा, अरे यही ना होगा। लेकिन वही अगर स्ट्रॉन्ग कर लेगा वो हमेशा तुम्हारा कितना देगा 1 देगा। करके देख लो कितना देगा 1 देगा। तो जब जब तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आएगा तो उसमें अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। और वही अगर तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट दिखाई दिया तो उसमें क्या रहता है परसेंटेज। और वैसे भी देखो क्वेश्चन में कभी भी तुम्हारा अल्फा का वैल्यू अगर दे दे
तो उस समय समझ जाना कि उसमें हम लोग को पुट करना है। और अगर अल्फा का वैल्यू नहीं दिया तो उस समय तुम कितना पुट करना 1, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग रहता है तभी तुम्हारा अल्फा ये सब का वैल्यू नहीं बोलता है। जैसे क्वेश्चन में बोल देगा कि 80% डिसोसिएट हुआ या फिर 20% डिसोसिएट हुआ, तो उस समय हम लोग को अल्फा का वैल्यू वहाँ पे मेंशन रहता है। और अगर कुछ भी नहीं बोला मतलब समझ जाना कि वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब तुम लोग को देखो ये सब तो समझ में आ गया क्या कहानी हो रहा था। सो अब यहां से देखो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ो क्या बोल रहा है। द वांट्स ऑफ फैक्टर आई फॉर अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोल दिया यहां पे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोल दिया। कहने का मतलब इसमें जो अल्फा का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 100%। क्या होगा, 100%। इसका मतलब अगर इसका फ्रैक्शन में बदलेगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहानी समझ में आ गया कैसे होता है, क्योंकि 100 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 100 से जैसे डिवाइड करेगा 1 हो जाएगा। और तुम्हारा जो लिया है वो क्या है, तुम्हारा बेरियम हाइड्रोक्साइड है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो बेरियम को हम लोग Ba से दिखाते हैं, हाइड्रोक्साइड को OH से दिखाते हैं। अब यहाँ पे बात ये हो गया कि यहाँ पे नंबरिंग कितना होगा, कंफ्यूजन रहता है हमेशा। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान देना कि बेरियम कितना ग्रुप में तुम्हारा आता है। तो बेरियम को देखेगा तो ये सेकेंड ग्रुप में आता है। कौन सा ग्रुप में आता है, सेकेंड। इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना रहेगा, 2। तब मतलब कि यहाँ पे +2 रहेगा, इसका कितना रह जाता है, +2। और इसके ऊपर कितना रहता है, -1। तो जो इन लोग का चार्ज रहता है वही इन लोग को क्या हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है। जैसे इसका -1 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। इसका 2 था तो यहाँ पे कितना चल जाएगा, 2। अरे इन लोग को क्या कर दो, इस तरह से कर दो। कहानी समझ में आया कैसे हुआ सो। तो इस तरह से वही रहता है कि यहाँ जो रहता है वही ऑपोजिट जाकर के उन लोग को चार्ज बन जाता है। तो ये सब तुम लोग 9th क्लास में भी पढ़ के आया। तो अब समझ में आ गया कि बेरियम हाइड्रोक्साइड जो वहां पे लिखा गया है उसका फॉर्मूला क्या होगा, BaOH का होल 2। अब मान के चलो ये डिसोसिएट करेगा। अरे जान रहे हैं ना कि इलेक्ट्रोलाइट है मतलब डिसोसिएट करेगा। अब ये टूटेगा तो किस में टूटेगा तुम्हारा, तो ये टूटेगा Ba2+ में, और किस में टूटेगा, OH-। लेकिन यहाँ तो 2 देना पड़ेगा। क्लियर है। अब तुम लोग बताओ यहां पे हम लोग को वांट्स ऑफ फैक्टर निकालने बोला है, मतलब आई निकालने बोला है। और आई निकालने का फॉर्मूला तुम लोग को देखो 3 को बताए थे। एक में तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अनुसार कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर दे दे तो वहां से निकाल लेते थे। दूसरा था कि मोलर मास दिया रहता था, वहां से निकालते थे। और तीसरा क्या था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला कहानी। तो वहीं से तुम्हारा अल्फा वगैरह का वैल्यू लेकर के तो उसका जो रिलेशन निकाला था तो वहां पे 2 निकाला था आई निकालने का। एक था तुम्हारा एसोसिएशन के लिए और एक क्या था तुम्हारा डिसोसिएशन के लिए। अगर डिसोसिएशन के लिए चलता था तो यहाँ पे 1+ यहाँ पे लिखता था n-1 और यहाँ पे क्या लिखता था, अल्फा लिखता था। तो ये किसका था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला कहानी। अगर एसोसिएशन का देखते थे तो I = 1 और प्लस में यहाँ पे 1/n-1 और यहाँ पे क्या रहता था, अल्फा रहता था। तो ऐसे करके, हालांकि बीटा लेते थे लेकिन यहाँ पे अल्फा लेकर के चल रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक का। तो ये हम लोग को एसोसिएशन का कहानी था। ये किसका, हम लोग को डिसोसिएशन का। तो डिसोसिएशन में अब तो इसी को ना लेके चलेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग को डिसोसिएशन वाला कहानी चल रहा है। तो इसका तो यूज हम लोग करेंगे क्या, नहीं करेंगे। अब रहा बात कि यहाँ पे किसका किसका, हम लोग को तो आई का वैल्यू निकालना है। 1 तो तुम्हारा वैल्यू है, 1 भी तुम्हारा क्या वैल्यू है। अल्फा का वैल्यू अच्छा अभी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। क्यों होगा, क्योंकि अभी इलेक्ट्रोलाइट जो यूज किया कैसा हम लोग को, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वैल्यू कितना होता है, 1। अब रह गया कौन सा, n। क्या हो गया, n। अब n के बारे में तुम लोग को बताया था कि n वही होता है जितना तुम्हारा डिसोसिएट करने के बाद जो वैल्यू होता था वही। अभी देखो यहाँ पे कितना मोल था, 1 के बाद कितना डिसोसिएट होके हो गया, 2 हुआ है। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ कितना है, 2 है। तो टोटल n बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तुम लोग को बताए थे जब बता रहे थे वांट्स ऑफ फैक्टर उस समय कि इधर जो रहता है डिसोसिएट करेगा चाहे एसोसिएट करेगा वही तुम्हारा क्या हो जाता है, n का वैल्यू। अरे मान के चलो डिसोसिएट किया तो यहाँ n हो जाएगा। एसोसिएशन का कहानी यहाँ पे n रहता था, तो जो n रहता था वहां पे हम लोग को पता रहता है। एसोसिएशन की कहानी वाला यहाँ वाला वैल्यू हो जाता है और डिसोसिएशन वाला यहाँ जितना भी टूटेगा उन लोग का सम। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है, 2। तो टोटल कितना हो गया, 3। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो I = 1 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 3 - 1 और अल्फा का वैल्यू कितना है, 1 है। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा, मतलब कि कितना हो जाएगा तुम्हारा 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। किधर है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करना है, इसका काम कर रहा है। ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया कितना में, तो ये भी क्वेश्चन हम लोग को 2016 में पूछा गया। कितना पूछा है, 2016 में। देखो सब हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से यहाँ पे हम लोग डील कर रहे हैं। तो क्या तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि कैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डील करेंगे। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट रहा
वैसा केस अगर आएगा तो वहां पे बता देंगे। तो वहां पर तुम्हारा क्या रहता है कि वहां पे तुम्हारा बता देगा कितना परसेंट वो डिसोसिएट किया। अगर जितना परसेंट रहेगा तारे उसी को फ्रैक्शन में खाली चेंज कर देना और वही तुम्हारा क्या हो जाएगा अल्फा का वैल्यू। और उस कंडीशन पे भी तुम्हारा तो एन का वैल्यू तो यही सबसे देख के निकालना पड़ेगा। तो ऐसे करके तुम्हारा वांट्स ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कहानी होता था। तो ऐसे करके हम लोग को इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। चलो इसको लिख लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो यहां बोल रहा है हम लोग को एट 100 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट इन 100 ग्राम वाटर इज 732 mm इफ Kb इज इक्वल टू कितना दिया हम लोग को 0.52 द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी। अब ध्यान से समझो क्या क्या दिया है और क्या क्या हम लोग को निकालना है। सबसे पहले समझो कितना डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अगर हम लोग को 100 डिग्री सेल्सियस दिया है तो उस समय जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, वो हम लोग को आगे बता दिया है। किधर दिया था, यहाँ पे हम लोग को दिया है कितना, हम लोग को 732 mm दिया है, ठीक है। और जो सॉल्यूशन बना है कैसे बना है, तो 6.5 ग्राम हम लोग को दिया है किसका, सॉल्यूट को, जिसको डिसॉल्व किया जा रहा है कितना में, 100 ग्राम वाटर में। क्लियर है यहाँ तक। तो उस समय जो उसका वेपर प्रेशर है कितना बन रहा था, 732 mm बन रहा था। अभी वहां पे हम लोग को दिया हुआ है केबी का वैल्यू कितना, 0.52। तो हम लोग को बोला है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उस सॉल्यूशन का वो क्या होगा। कहानी समझ में आया। कहानी बोला कि 100 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। उस कहानी पे हम लोग को बोला है कि जो वेपर प्रेशर होगा किसका, वेपर प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन का, वो कितना दिया है, इतना हम लोग को दे रखा है। और जो सॉल्यूशन बना है वो बना है 6.5 ग्राम सॉल्यूट को और कितना मिला रहा है, 100 ग्राम तुम्हारा सॉल्वेंट में, ठीक है। और सॉल्वेंट तुम्हारा क्या, वाटर है। तो बोल रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का वो क्या होगा। तो अब इसको सॉल्यूशन करो कैसे बनेगा। चलो पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद बना देंगे। देखो 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 कैसे बनेगा ये सवाल। सबसे पहले देखो ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना, उसके बाद इंफॉर्मेशन को देखो और निकालना क्या है वहां से डाटा को खींचो, तब पूरा अच्छा तरीके समझ में आएगा। बोला है एट 100 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट इन किसमें, 100 ग्राम ऑफ वाटर इस कितना दिया है, 732 mm। ये किसका दिया है, वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का। अब सबसे पहले तुम क्या करो ना, जो गिवन डाटा है उसको सबसे पहले लिख लो। एक तो समझ में आ गया कि जो वेट हम लोग को दिया गया किसका, सॉल्यूट का, वो कितना दिया हम लोग को, 6.5 दिया है, इतना ग्राम दिया है। फिर हम लोग देखे कि वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये भी पता चल गया कितना दिया हम लोग को, 100 ग्राम दिया। ये भी पता चल गया कि जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन जिसको हम लोग पीएच से दिखाएंगे, ये हम लोग को कितना दिया हुआ है, तो 732 mm हम लोग को दिया हुआ है। क्या हम लोग के पास दिखाई दे रहा है सॉल्वेंट, क्या चीज, वाटर। क्या दिखाई दे रहा है, वाटर। जब हम लोग को पीएच दिख गया तो हम लोग को थोड़ा सा दिमाग में आना चाहिए कि अरे पीएच आया ना, इसका मतलब वेपर प्रेशर दिया, कहीं कहीं हम लोग को सॉल्वेंट का भी जरूरत पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये सब बात कहां हो रहा था हम लोग को, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पड़ता है तो वहां पे सॉल्यूशन और सॉल्वेंट की जरूरत पड़ता ही है। तो यहाँ पर हम लोग ये तो जान गए, भले चलो मान के चलो नहीं यूज होगा इसका, फिर भी हम लोग जानते हैं ना, क्या जानते हैं कि जो प्योर वेपर प्रेशर होता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है तुम्हारा, वाटर, तो उसका तो हम लोग जानते हैं, याद रहता है कितना होता है, 760 mm होता है। क्या इतना हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते, अरे जानते हैं ना, क्लियर है। और हम लोग को क्या दिया है, तो इफ Kb, तो Kb का भी वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.52 हम लोग को दिया हुआ है। तो लास्ट में बोला कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन, तो जो वो सॉल्यूशन हम लोग बना रहे हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो अच्छा सॉल्यूशन का कभी बॉइलिंग पॉइंट का बात किया है तो उसको हम लोग टीबी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, टीबी। अगर यहाँ से टी नोट कर देते हैं तो हम लोग को क्या हो जाता है, मतलब सॉल्वेंट का हो जाता था, प्योर का। लेकिन टीबी अगर कहते हैं तो ये हम लोग को क्या होता है, सॉल्यूशन का। अच्छा कहीं अगर हम लोग टीबी का बात हो रहा है, इसका मतलब कहीं कहीं बॉइलिंग पॉइंट इस सब का बात हो रहा है, और कहीं कहीं अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज हो रहा होगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग को प्योर का भी जरूरत पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा। और हम लोग जानते हैं कि अगर प्योर वेपर, हम लोग प्योर बॉइलिंग पॉइंट अगर बात करें, अच्छा टी नोट बी क्या ये बता रहा है हम लोग को, टी नोट बी हम लोग को बता रहा है प्योर जो तुम्हारा सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अच्छा सॉल्वेंट क्या नजर आ रहा है, वाटर। तो जैसे यहाँ पे उसका वेपर प्रेशर तुम जान गया, वैसा ही तुम इसका भी वैल्यू जानता है, कितना होता है इसका, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये 100 डिग्री सेल्सियस वही तो कहानी बता रहा था। क्या कहानी समझ में आ गया।
तो यहां से ये सारी चीज इंफॉर्मेशन हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया था। अच्छा, हम लोग को निकालने क्या बोला है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब टीबी निकालने बोला। अच्छा, टीबी तो हम कहां से निकाला था, तो अभी तक तो एक तो फॉर्मूले पढ़ा है, कहां से, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब टीबी सब का बात होता है तो वो एक ही वो है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला पढ़ा है, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू, यहां पे लिखता था केबी और इनटू में क्या होता है, मोलालिटी होता है। अच्छा, एक चीज जानता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग एक चीज करेक्शन करके और इसमें आई भी मेंशन करते हैं, क्या करना पड़ता है कि नहीं। अब देखो आई तब हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं जब कोई इलेक्ट्रोलाइट हम लोग को यहाँ पे दिया रहे तब। अच्छा देखो, तो सॉल्यूट कहीं कुछ नाम वगैरह पता चल रहा है क्या, नहीं, मतलब सॉल्यूट हम लोग को कुछ पते नहीं है कि वो क्या है कि नहीं है। तो एक तरह से मान लो कि ये आइडियल ही होगा, इसमें किसी तरह का ना डिसोसिएट होता होगा ना ही एसोसिएट होता होगा, क्योंकि अगर हम लोग को मेंशन रहता नाम तब हम लोग वहां पे आई का वैल्यू निकाल लेते। तो अभी क्या आई का वैल्यू होगा क्या, नहीं होगा, मतलब नॉर्मल वाला से हम लोग चलेंगे। अब देखो इसका बात, डेल्टा टीबी का मतलब हम लोग जानते हैं कि टीबी माइनस क्या होता है, टी नॉट बी होता था, एच इक्वल्स टू के बी और इनटू में क्या होता है, मोलालिटी। अच्छा, अभी एक थोड़ा सा गौर फरमाओ यहाँ पे, डेल्टा मतलब ये टीबी जो है क्या हम लोग को दिया गया है का, नहीं, अरे इसी का ना वैल्यू निकालना है, इसका निकालना है। अच्छा, डेल्टा मतलब कि जो टी नॉट बी है क्या हम लोग को पता है, पता है 100, मतलब इसका वैल्यू हम लोग को पता है। के बी पता है, पता है। क्या मोलालिटी पता है क्या, नहीं पता है। तो हम लोग चूंकि जानते हैं मोलालिटी का फॉर्मूला, क्या जानते हैं हम लोग, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे जानते हैं हम लोग वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर इसको हम लोग ग्राम में लेते हैं, किस में लेते हैं, ग्राम में, तो इंटू कितना करना पड़ता था, 1000 से। क्या यही जानते थे हम लोग। अब यहां पे बात रहा, क्या वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग को पता है क्या, बिल्कुल पता है। कितना पता है, 100 ग्राम। क्या हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स पता है क्या सॉल्यूट का, कहीं नहीं पता है। क्या क्या हम लोग को गिवन, अच्छा चलो नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता है तो इसको हम लोग और ड्राइव कर सकते हैं ना, एक ही जगह नंबर ऑफ मोल्स के बदला हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ऊपर लिख सकते हैं हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूट और नीचे क्या लिख सकते हैं हम लोग उसका, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट और इनटू अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, किस में ले रहा है, ग्राम में। क्या यही फॉर्मूला होता था। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स में देख रहा है कि मोलर वेट, क्या मोलर वेट कहीं पे दिखाई दे रहा है सॉल्यूट का, क्या कोई सॉल्यूट का नाम दे रखा है क्या, नहीं, सिर्फ वो बोल दिया कि सॉल्यूट है जो इतना ग्राम उसको डिसॉल्व कर रहे हैं। कौन सा सॉल्यूट है, क्या सॉल्यूट का नाम पता है, नहीं। अगर कभी भी सॉल्यूट का नाम पता रहता था तो हम लोग मोलर मास खुद से निकाल लेते थे, मतलब ये हम लोग को पता है, नहीं पता है। लेकिन क्या वेट हम लोग को पता है, बिल्कुल पता है, अरे पता है ना उसका वेट। अब देखो इसी इक्वेशन को सॉल्व करके तो इसका फॉर्मूला के अनुसार इसका वैल्यू निकालना है। अब इसका वैल्यू कब पता रहेगा, जब सभी का वैल्यू पता रहे। तो अब यहां पे देखने गए तो क्या मोलर वेट हम लोग को पता है, नहीं, बाकी सब का वैल्यू पता है। अगर मोलर वेट तुम कहीं खींच के ले लाओ तो टीबी का वैल्यू इजीली निकल जाएगा। अब रह गया इसके सामने क्वेश्चन मार्क, क्या गया, क्वेश्चन मार्क। क्या हम लोग के पास तो मोलर वेट नहीं पता है, क्यों नहीं पता है, क्योंकि सॉल्यूटे नहीं पता है कि सॉल्यूट आके है क्या चीज, कहानी समझ में आ गया। अब रहा बात कि हम लोग तो इसको निकालना तो पड़ेगा ही, पड़ेगा भैया, तो अब कैसे निकालेगा। तो उससे पहले हम लोग ध्यान से देखें कि ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हम लोग को वेपर प्रेशर का नाम लिया है वेपर प्रेशर, और वो भी वेपर प्रेशर किसका दिया था, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का कितना दिया था, 732। तो हम लोग अपने से जान गए, क्योंकि यहाँ पे वाटर था तो वाटर का हम लोग जान गए रे, अगर सॉल्यूशन का बात करें तो कहीं कहीं सॉल्वेंट का भी हम लोग का नाम ले ही लेगा, तो वहां से हम लोग खुद से ले लिए क्या चाहिए, पी नॉट ए। मान के चलिए सब अगर पहले से तुम इंक्लूड नहीं करते, जैसे हम तुम लोग को सोचवा दिए, पहले नहीं सोचते फिर भी यहाँ के बाद तुमको सोचना पड़ता ना, तो उसके बाद तुम यहाँ से पी नॉट ए का वैल्यू तो जानता है, क्योंकि वाटर है, वाटर का कितना होता है, 760 होता है। क्लियर है यहाँ तक। अभी देखो तुम्हारे पास क्या क्या पता है तुम्हारे पास पी ए या फिर पी एस बोलो, अरे सॉल्यूशन बोलो या फिर ए बोलो, एक ही चीज होता था। चलो अभी सॉल्यूशन ही लेकर चलते हैं। पी एस पता है और तुम्हारे पास क्या है, पी नॉट ए पता है, अरे यही पता है। अब इसी दोनों का माध्यम का यूज करके कहीं कहीं किसी तरह से तुम्हें क्या खींच के लाना पड़ेगा, मोलर वेट। अभी जान रहा है कि जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज किया है तो कहीं न कहीं ये सब भी हम लोग को एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताता था। कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताता था, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसमें हम लोग फॉर्मूला पढ़ के आए हैं पी नॉट ए माइनस पी ए, या फिर यहाँ पे पी एस लिखो अभी, और अपॉन में क्या होता था, पी नॉट ए इज इक्वल्स टू क्या होता था, मोल फ्रैक्शन होता था, किसका, सॉल्यूट का होता था। किसका होता था, सॉल्यूट का। क्या ये फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। अब यहां से देखो इसका वैल्यू पता है, इसका भी वैल्यू पता है, इसका भी वैल्यू पता है। अब रह गया इसका पारी।
अब इसका पारी आ गया तो क्या इसका हम लोग मोल फ्रैक्शन पता है क्या? नहीं, मतलब इसको और ड्राइव करना पड़ेगा। जैसे इस मोल फ्रैक्शन को हम लोग ड्राइव करने गए तो पता चला, यहां से क्या पता चला कि ऊपर नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा सॉल्यूट का, नीचे क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। क्या यही होगा? अब रहा बात, अरे मोल यहां नहीं पता था, अगर पता रहता तो वहीं से तो हम लोग वैल्यू निकाल लेते। मतलब यहां से हम लोग को पता चलेगा मोल को तो और ड्राइव करना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे वेट और मोलर वेट में जाएगा फिर फंस जाएगा क्या चीज तुम्हारा? मोलर वेट। और वहां से वेट तो पता है, लेकिन अब पता ये तो समझ में आ गया, करिए इस सब का वैल्यू पता है। अरे नंबर ऑफ मोल्स अगर सॉल्वेंट का निकालना चाहो तो उसके लिए हम लोग जानते हैं क्या चीज? वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखेगा, और उसी का क्या लिखेगा? मोलर वेट लिखेगा सॉल्वेंट का। क्या तुम्हें, अच्छा चलो उतना लिखने से पहले इसको ड्राइव कर लेते हो, नहीं तो उड़ जाएगा सीधा। इसको देखो इतना तो लिख सकते हैं ना, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नोट ए। इधर देखो मोल फ्रैक्शन के बराबर इतना लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट, इसी का क्या हो जाएगा? मोलर वेट हो जाएगा क्या चीज? सॉल्यूट, डिवाइड में फिर यहां देखो वेट ऑफ सॉल्यूट, और उसी का क्या हो जाएगा? मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और प्लस में यहां पे हो जाएगा क्या चीज? वेट ऑफ सॉल्वेंट, और नीचे हो जाएगा मोलर वेट ऑफ क्या चीज? सॉल्वेंट। क्या यही होता है कि नहीं होता? अब देखो यहां पे इस सब का वैल्यू तो पहले से पता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट पता था, मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या सॉल्वेंट का नाम नहीं पता है? पता है, क्या है? वाटर, और वाटर का कितना होता है? 18, मतलब इसका वैल्यू पता है। अब रह गया बात यहाँ पे वेट और मोलर वेट। अरे वेट तो पता है, मोलरी वेट तो नहीं पता था। यहाँ क्या पता नहीं था? मोलर वेट। उसी को निकालने के लिए इस फॉर्मूला के अनुसार गए, तो यहाँ से मोलर वेट तो निकल जाएगा। अब रहा बात कि अगर इस तरह का फॉर्मूला लेके जाएगा तो यहाँ पे मोलर वेट और यहाँ भी मोलर वेट, और चूंकि यहाँ पे देख रहा है कि प्लस में है तो यहाँ से कैलकुलेशन हम लोग को क्या हो जाएगा? बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसी चलते हम लोग एक चीज तो जानते थे ना, हम लोग जानते क्या थे कि जो नंबर ऑफ मोल्स होता है ए, वो बहुत ज्यादा होता है किसके तुलना में? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो हम लोग जानते थे जब मोल फ्रैक्शन पढ़े थे उस समय कि जो Na और प्लस में अगर Nb करेगा तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाता है? Na का। मतलब इतना जो कचरा है इसके जगह हम ये वाला मिटा देते हैं, तो कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं। इसी चलते इसको मिटाने गए ताकि हम लोग को मोलर वेट एक जगह रहेगा तो निकालने में हम लोग को क्या होगा? आसान होगा। अब इसके माध्यम से देखो इस सब का वैल्यू पता है, सिर्फ इसी का नहीं पता। अब यहाँ से क्या इसका वैल्यू नहीं निकलेगा? आराम से निकल जाएगा। देखो पी नोट ए कितना लिखा है? 760। PS का कितना दिया हुआ है? 732 दिया है। नीचे तुम्हारा क्या हो जाएगा? 760 इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा तुम्हारा? दिया हुआ कितना? 6.5 दिया है। मोलर वेट तुम्हारा कितना है? नहीं पता है, तो इसी को हम लोग को क्या करना है? निकालना है। अच्छा इसको उल्टा कर दे क्या? अरे इसको उल्टा करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा? नीचे हो जाएगा तुम्हारा, चलो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा मोलर वेट हो जाएगा किसका? सॉल्वेंट का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, मोलर वेट कितना हो जाएगा उसका? 18 हो जाएगा, ऊपर 18 हो जाएगा। वेट कितना दिया था हम लोग को? 100 दिया था, नीचे कितना हो जाएगा? 100। अब इसी को क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन अब मिटा देते हैं, क्वेश्चन का जरूरत अब है नहीं। देखो क्वेश्चन, हाँ एक चीज तो छूट गया ना, कहा हम लोग यहाँ पे बिठाएंगे? मोल फ्रैक्शन में 1000 लिखते हैं क्या? अरे मोल फ्रैक्शन में कहीं 1000 लगता है क्या? वो तो मोलालिटी में लगता है, मोलारिटी में लगता है, नॉर्मालिटी में लगता है। इस समय क्या कभी मोल फ्रैक्शन में इंटू करता है 1000 से? तो फिर ये सब गलती करोगे। अरे माइनर चीज में मिस्टेक करते हो यार। अभी देखो, अभी इसको सॉल्व करो। यहां से करेगा घटाएगा तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 10 में 2 जाएगा तो 8, और कितना चल जाएगा उसमें? 5 में 3 तो 2 चल जाएगा, 28 चल जाएगा। अरे इतना ही ना आएगा। और नीचे तुम्हारा कितना आ जाएगा? 760 आ जाएगा इज इक्वल्स टू, इसमें करो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 6.5 और इंटू यहाँ पे 18 हो गया। यहाँ पे तुम्हारा मोलर वेट हो गया इसका सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का, और इंटू यहाँ पे करेगा 100, इतना हो गया। कितना इन दोनों का? ऊपर में अगर इसको करेगा तो यहाँ से आ जाएगा 28, और यहाँ पे कितना? 760 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आता है? 117 आता है। नीचे मोलर वेट लिखेगा ऑफ सॉल्यूट, और इंटू में करेगा 100। ठीक है, अब इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब ये गिवन डाटा ये सब स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। देखो अब इसको सॉल्यूशन करेगा, इसको इधर ले लाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा इज इक्वल्स टू, तो ये इधर चल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा। मतलब तुम्हारा 117 और गुना में कितना हो जाएगा? 760, और नीचे आ जाएगा तुम्हारा 28, और इंटू में रहेगा तुम्हारा 100। 1 0 से 1 0 तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अब और यहाँ पे सॉल्यूशन करो, देखो तो ऊपर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा?
117 को गुना करो 76 से, कितना हो जाएगा? 8892 और नीचे 280 हो जाएगा। अब उतना को डिवाइड करो 280 से, 31.75 इतना जाता है उसका क्या चाहिए? मोलर वेट। अब तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि इसका मोलर वेट कितना होगा, ठीक है। अब अगर इसका मोलर वेट तुम्हें पता चल गया, अब तुम्हें करना क्या है? अरे इस फॉर्मूला को पुट करोगे, इस फॉर्मूला को पकड़ोगे, अब यहां से क्या करोगे? इसको सॉल्यूशन कर लोगे। क्या अब तुम लोग से हो जाएगा? और नहीं होगा, चलो इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा कुछ लिखोगे इधर क्या? चलो इसका लिख लो, उसके बाद फिर उसको सॉल्यूशन करवा ही देंगे। अब देखो इसी के नीचे बना देते हैं, ठीक है। यहां से तो हम लोग मोलर वेट तो निकाल लिया है। अब देखो इसी में तो हम लोग को पुट करना है टीबी हम लोग को कितना था? अरे टीबी हम लोग को तो दिया हुआ था ना, लो मिटा दिए। अच्छा टीबी तो हम लोग को निकालना है, क्या करना है हम लोग को? टीबी तो निकालना है। टी नोट भी हम लोग को कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इज इक्वल टू केबी का वैल्यू भी हम लोग को दिया था, कितना था हम लोग को? 0.52। अरे वैसे भी तो वाटर था, वाटर का तो हम लोग को याद ही रहता है। चलो इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना था हम लोग को? देख लो 6.5 था शायद, 6.5 था। मोलर वेट था अभी निकाला, कितना निकाला? 31.75। अरे इंटू यहाँ पे कर रहा है 1000 से और डिवाइड कर रहा है यहाँ पे मोलर वेट, मतलब कि कितना? वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 था, कितना था? 100। अब इसको सॉल्यूशन कर लो, 100 से 200 खत्म हो जाएगा और यहाँ से मल्टीप्लाई करते चल जाओ। यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा TB माइनस 100 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 0.52 इंटू, अच्छा 10 से ये चल जाएगा तो 65 बन जाएगा और नीचे तुम्हारा हो जाएगा 31.75। अब यहाँ से इसको सॉल्यूशन करो तो ऊपर कितना हो जाएगा? TB माइनस 10, इसका मल्टीप्लाई करके कितना होगा? पहले मल्टीप्लाई करके तब ना डिवाइड किया। चलो कितना हो गया? 1.06। अब यहाँ से देखो टीबी बराबर कितना हो जाएगा? तो ये उधर जाके प्लस में चल जाएगा, मतलब 1.06 और प्लस में कितना हो जाएगा? 100। तो 100 में एक जुड़ेगा कितना हो जाएगा? 101। तो मतलब 101.06 ऑप्शन में देखो। और ये भी आ रहा है कितने में आ रहा है? मतलब डिग्री सेल्सियस में। ऑप्शन में क्या है? 101। पॉइंट के बाद देख रहा है वैसे भी 0 से स्टार्ट था तो उसको हटा करके 101 लेकर के चला है। और वैसे भी देख रहा था कि जो तुम यूज किया था मोल फ्रैक्शन को, तो वहां पर तुम सॉल्यूट को भी तो इग्नोर कर रहा था, इसी वजह से थोड़ा सा एक्यूरेट वहां पे आ रहा होगा अगर उसको पूरा अच्छा तरीके से सॉल्यूशन किया होगा तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता? ऑप्शन नंबर बी हो जाता। ये जो सवाल था ये भी हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नीट में पूछा गया है, जो कि तुम्हारा 2016 का क्वेश्चन है। वहां पे मेंशन कर लेना क्वेश्चन में कितना पूछा है? 2016 में पूछा है। देखो आसान ही था, बस थोड़ा सा सोचने की क्षमता इसमें खाली ट्रैक करने के लिए दिया था कि तुम कितना हद तक सोच सकते हो। चलो इसको लिख लो। देखो ये क्वेश्चन हम लोग को 2015 में पूछा जा चुका है नीट में, ठीक है। कैसा सवाल है देखो यहाँ पे, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। अच्छा ध्यान से देखो किसका पूछा है? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछा है इन 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। मतलब हम लोग का मोलालिटी जो है क्या है? मोलालिटी। अच्छा उसको मीटर नहीं पढ़ रहा था, वो मोलालिटी है। तो मोलालिटी कितना दिया हम लोग को? 1 मोलल दिया। क्लियर है। अब हम लोग को पूछ दिया क्या चाहिए? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कहानी समझ में आ गया? एक दिया है, इसको निकालना है। अब कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ये है कि अगर मोलालिटी दिया है, क्या चीज दिया है? मोलालिटी, तो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से और इसी के माध्यम से, मतलब मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी के बीच में ही ऐसा कुछ रिलेशन होगा जहां से हम लोग खींच के निकालना पड़ेगा। अच्छा मोल फ्रैक्शन में किसी तरह का कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। कोई ऑप्शन रहता है क्या? नहीं। लेकिन एक चीज देखो, मोलालिटी को तुम ड्राइव करना सीखो। तो जैसे तुम यहाँ पे मोलालिटी का फॉर्मूला लिखोगे तो इसका बराबर तुम जानते हो कि नंबर ऑफ मोल्स लिखोगे किसका? सॉल्यूट का। और नीचे तुम क्या लिखोगे? वेट होता है किसका? सॉल्वेंट का होता है। अगर इसको तुम ग्राम में ले रहे हो, किस में ले रहे हो? ग्राम में। तो क्या करता था? ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करता था। क्या इतना तो तुम जानता है खाली? अरे इतने जानता है। अब यहाँ पे बात रहा क्या चीज कि ये मोलालिटी, मोल और यहाँ पे वेट वगैरह ये सब है। अगर कहीं से हम लोग मोल फ्रैक्शन का कुछ रिलेशन निकाल ले तो कुछ हम लोग को काम बन सकता है। क्या हो सकता है? काम बन सकता है। अच्छा यहाँ पे जो सॉल्यूशन बोला है वो कैसा सॉल्यूशन हम लोग को दिखाई दे रहा है? एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? जहां पे तुम्हारा सॉल्वेंट क्या हो? पानी हो। एक तो हिंस मिल गया, अरे एक हिंस मिला है ना। अभी और यहां पे चलो, इसको क्या कर सकते हो? मोलालिटी तो है, इधर हम लोग क्या तुम छेड़ने जाओ जिससे तुम्हारा क्या बन जाए? मोल फ्रैक्शन। क्या बन जाए? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो हम लोग को करना पड़ेगा।
अच्छा एक चीज़ यहाँ पे बताओ, ये जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है, यहाँ से हम कुछ छेड़ने जा रहे हैं, ठीक है, तुम लोग खाली बोलना कि क्या सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखो मोलैलिटी लिखा हुआ है, ठीक है, तो मोलैलिटी का मोलैलिटी ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट था और इनटू में यहाँ पे तुम्हारा 1000 है। क्या यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट का हम क्या ऐसे लिख देंगे तो किसी को दुख और तकलीफ होगा क्या? क्या किसी को दुख तकलीफ हुआ क्या? नहीं होना चाहिए। अरे मोल और मोलर वेट को मल्टीप्लाई करता है तो वही तो तुम्हारा वेट होता था, भुला गया? देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है वेट और नीचे क्या होता है तुम्हारा मोलर वेट। अगर वेट बराबर निकालेगा तो ये दोनों क्या होता है आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो क्या यही वेट के बराबर क्या हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते हैं क्या? अभी तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब तुम लोग बोलेगा ऐसे क्यों किए? ऐसा इसलिए किए क्योंकि यहां से हम लोग को कुछ रिलेशन बनेगा। अच्छा ये मोलर वेट ऑफ ए, क्या इसका वैल्यू तुम लोग को नहीं जानेगा? बिल्कुल जानेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे ए क्या हो जा रहा है? वाटर हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? वाटर। और वाटर क्यों जाने? क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा है? एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस का मतलब ही होता है वाटर। क्लियर है यहाँ तक? अब वाटर है तो भैया इसका तो जानता है कि H2O होता है फॉर्मूला, और इसका मोलर वेट जिससे जानोगे कितना होता है? 18। मतलब इसका तो वैल्यू जानते हैं। अब ऐसा इसलिए किए ताकि यहां से हम लोग को कुछ रिलेशन बनेगा। इसलिए रिलेशन बनेगा क्योंकि हम लोग को पूछा क्या है? मोल फ्रैक्शन। क्या पूछा? मोल फ्रैक्शन। भविष्य में एक चीज लिखवाए थे, मतलब कि पहले पास्ट में कुछ लिखवा करके आए हैं। अच्छा मोलैलिटी एक तरह से देखो तो एक रेशियो नहीं है। अरे रेशियो तो था मोल और किसका? वेट का। और एक चीज तुम लोग को पहले भी बता चुके हैं, क्या बताए थे कि अगर यदि तुम मोल फ्रैक्शन बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को अगर डिवाइड करोगे तो वहां जाकर के देख लो उसी का तो वहां पे मोल का रेशियो वहां पे मिलता था। क्या ऐसा कभी बताए थे क्या? और ये यहाँ पे मोल मतलब जो यहाँ पे रेशियो आ रहा है वो हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू तब लेते थे जब हम लोग को रेशियो फिर से पूछा जाए। क्या यहाँ पे रेशियो ही तो है, मतलब यहाँ पर मोल के जगह हम क्या बिठा सकते हैं? मोल फ्रैक्शन। क्या एनबी के जगह हम लोग क्या बिठा सकते हैं? एक्सबी। अरे बिठा सकते हैं? नहीं बिठा सकते? बिल्कुल बिठा सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्सबी और इनटू में यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1000। नीचे देखो एन ए है, एन ए की जगह हम क्या बिठा सकते हो? एक्स ए बिठा सकते हो, तो यहाँ पे क्या बिठा देंगे? एक्स ए और इनटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा? मोलर वेट हो जाएगा किसका? सॉल्वेंट का। क्या अभी तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। देखो ऐसा रिलेशन तुम पहले कर क्या आया है कंसंट्रेशन टर्म्स में। अब देखो ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किए ताकि हम लोग को मोल फ्रैक्शन का रिलेशन बन सके। अच्छा अभी बताओ एक्स ए है और एक्स बी है, हम लोग को जरूरत किसका है? एक्स बी का। इसका मतलब एक्स ए का वैल्यू हम लोग को पता रहना चाहिए। अच्छा एक्स ए का वैल्यू कब पता रहेगा? जब मोल पता रहे सभी का। ऐसा ना, मतलब कि इसको सॉल्यूशन करने जाएगा फिर वैसा करके, मतलब फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा। तो जो कॉम्प्लिकेट करने जाएंगे तो हम लोग एक चीज और रिलेशन नहीं जानते हैं कि अगर एक्स ए और प्लस में अगर एक्स बी करेंगे तो 1 होता है। मतलब एक्स ए का तो जरूरत ही नहीं था, रहे जरूरत का, एक्स बी का जरूरत है। तो क्या एक्स ए को हम लोग क्या 1 माइनस एक्स बी नहीं बोल सकते हैं? अरे लिख सकते हैं ना। तो इसको अगर हम लोग ड्राइव करना चाहे, चलो क्वेश्चन को मिटा देते हैं। अच्छा इधर तो है जगह, देखो थोड़ा सा खाली ब्रेन लगाना, ठीक है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम लोग को कॉम्पिटिटिव में पूछेगा ही पूछेगा। हालांकि तुम लोग सीयूटी का तो एग्जाम का कम से कम तो तैयारी करबे करेगा, जो नीट करेगा तो करबे करेगा, जेई करेगा वो लोग भी करेगा, लेकिन सीयूटी के लिए ऐसा लेवल का क्वेश्चन पूछेगा ही। क्योंकि देखो जो नीट का जो क्वेश्चन सेट करता है, चाहे तुम्हारा जेई का क्वेश्चन सेट करता है, समझ में आ रहा है, या तो फिर तुम्हारा सीयूटी का एग्जाम का जो क्वेश्चन सेट करता है, ये तीनों का एक ही ब्रांच सेट करता है जो कि कहलाता है एनटीए। कौन करता है? एनटीए। एनटीए ही तुम्हारा नीट का भी सवाल बनाता है, एनटीए ही तुम्हारा जेई का बनाता है, एनटीए ही तुम्हारा सीयूटी का बनाता है। तो लेवल जो क्वेश्चन करेगा ऐसा मत सोचने कि वो बोर्ड एग्जाम का लेवल का रहता है। वो क्या रहता है तुम्हारा? जो इन लोग का लेवल रहता है वही रहता है, इन लोग से थोड़ा सा कम का लेवल रहता है। समझ में आ रहा है? लेकिन सेट तो वैसे ही करेगा, और सेट वही करेगा तो मतलब क्वेश्चन का लेवल भी क्या रहेगा? वही रहेगा। इसी चलते तुम लोग को ये सब भी क्वेश्चन करते जाना। हालांकि सब तो आसानी है कंसेप्ट पढ़ने के बाद। अब देखो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मोलैलिटी का हम लोग यहाँ पे निकाल रहे थे रिलेशन। अच्छा मोलैलिटी का बस स्मॉल एम लिखते हैं, ठीक है, उतना कौन लिखते जाएगा। इज इक्वल्स टू ऊपर हो जाएगा तुम्हारा एक्स बी इंटू तुम्हारा क्या हो जाएगा 1000, और एक्स बी यहाँ पे एक्स ए है, एक्स ए की जगह हम क्या लिख देंगे 1 माइनस एक्स बी लिख देंगे, और इंटू तुम यहाँ पे क्या कर रहा है मोलर वेट कर रहा है किसका सॉल्वेंट का। अब क्या करो तुम वैल्यू पहले पुट कर लो। मोलैलिटी कितना दिया था 1 दिया था, 1 बिठा दिए। एक्स बी तो हम लोग को निकालना है, अरे इसी का ना वैल्यू निकालना है, और इंटू यहाँ पे कितना कर देगा 1000। मोलर वेट तुम कितना जानता है 18,
तो यहाँ पे देखो 18 से 1 में मल्टीप्लाई करेगा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं 18 माइनस 18xb। अब बोलेगा कैसे कर दिए, अरे इसके जगह में तुम बैठाओगे ना 18, अब 18 गुना होगा 1 से तो हो जाएगा कितना 18 माइनस, तो माइनस और xb में 18 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 18xb। एक स्टेप चुरा लिए, ठीक है ना। अरे कहानी समझ में आया कैसे हुआ सो। अब यहाँ से हम लोग निकालने जा रहे हैं xb, कैसे निकलेगा, तो इसको इधर ले आओ, ठीक है। ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 18xb, क्या यही होगा कि नहीं होगा, h इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000xb हो जाएगा, अरे होगा ना। अब xb को एक साइड ले जाओ तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, इसको उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 1000 में 18 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1018xb हो जाएगा और h इक्वल्स टू 18, क्या यही होगा कि नहीं होगा, एक बार फिर से गौर से देख लो। इसको इधर ले जाएगा तो प्लस में चल जाएगा 1018xb कितना हो जाएगा 1018xb, और इधर तो तुम्हारा 18 था। अब यहाँ पर देखो तो xb बराबर कितना हो जाएगा 18 और बटा में 1018। अब इसको डिवाइड कर लो कितना होता है, 18 को डिवाइड करो 1018 से, देखो कितना आता है 0.0176, बस इतना जा रहा है। अब देखो ऐसा मतलब और आगे जा रहा होगा, इसी के अप्रोक्स में देख लेते कितना आंसर आ रहा है 1, यहाँ पे 7 जा रहा है और इसमें यही होगा, यही होगा, क्योंकि देखो इन लोग में तो बहुत आगे चल रहा है, यहाँ पे 1 है 7 है, ये तो होगा ही नहीं, तुम्हारा क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इधर आर जा रहा था, कितना जा रहा है 82, हाँ तो वही जा रहा है कि 6 को क्या कर लिया, नहीं वो तो जाता है उतना ही, इसको क्या कर लिया, अरे राउंड फिगर कर लिया है, तो राउंड फिगर करने के बाद तो वही आंसर आएगा। तो देखो कितना आसान सवाल था, वो कहाँ पूछा है 2015 में पूछा, तो इस टाइप का तुम्हारा सीयूटी लेवल में बन सकता है, ठीक है। कौन सी, वो रेशियो वाला, कौन वाला, अच्छा वो क्वेश्चन में लिए थे और यहाँ कंसेप्ट में लगा रहे हो, बताओ। इससे पीछे वाला कंसेप्ट में तुम लोग बताए रहे, तो उसका सवाल इसमें तुम अप्लाई कर रहा है, क्वेश्चन में नहीं दिखा, क्वेश्चन तो ये था यहाँ से हम लोग बना रहे हैं, तो वो क्वेश्चन में वहां अप्लाई किए थे, तो उसका कंसेप्ट फिर यहाँ वाला अप्लाई करोगे। चलो बना लो इसको। देखो अब ये क्वेश्चन देखो, आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जितना भी हम लोग को क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। देखो ऑफ द फॉलोइंग 0.10 मोलर एक्वस सॉल्यूशन विच वन विल एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। देखो लार्जेस्ट ये बात कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, तो कभी कभी फ्रीजिंग पॉइंट लिखे मतलब डिप्रेशन ही फ्रीजिंग पॉइंट लिखेगा, कभी कभी तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन लिखेगा, तो कहने का मतलब दोनों एक ही है। अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बोल रहा है, इसका मतलब डेल्टा टीएफ का बात कर रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि किसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और वो सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन कैसा है, एक्वस सॉल्यूशन है, जिसका मोलालिटी कितना है 0.1 मोलर हम लोग को दिया गया है। अब हम लोग को बताना है कि किसका वैल्यू इसका ज्यादा होगा। वैसे भी जान रहा है ये हम लोग को, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, उसका जानता है KF और इनटू में क्या जानता है मोलालिटी। और तुम लोग को बोले थे कि वंस ऑफ फैक्टर को इग्नोर नहीं करना है, तो ये हम लोग का उसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से देखो किसका किसका वैल्यू क्या होता है। अच्छा ये KF सॉल्वेंट के लिए सबके लिए अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर देख रहा है कि सभी के लिए सॉल्वेंट क्या है एक ही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल दिया है एक्वस सॉल्यूशन, मतलब सभी के पास क्या है तुम्हारा एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन करने का मतलब सॉल्वेंट क्या नजर आ रहा है, सॉल्वेंट क्या नजर आ रहा है वाटर, इसका मतलब और वाटर के लिए केफ का वैल्यू क्या होता था सेम होता था, अरे एक ही ना होगा, तो इसका मतलब ये तो सभी कंडीशन के लिए सेम होगा। रह गया यहाँ पे मोलालिटी, क्या मोलालिटी का वैल्यू दिया हुआ है, दिया हुआ है, मतलब सभी के लिए मोलालिटी का वैल्यू कितना है 0.1 मोलर ही दिया हुआ है। अब रह गया क्या चीज तुम्हारे पास आई का वैल्यू, अगर आई का वैल्यू जिसका ज्यादा उसका क्या होगा डेल्टा टीएफ का वैल्यू ज्यादा, वही होगा हम लोग को फ्रीजिंग पॉइंट किसका, हम लोग को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों में ऑप्शन में अगर जिसका आई का वैल्यू ज्यादा होगा वही होगा उसका आंसर। अब रहा बात कि आई हम लोग निकालेंगे कैसे, तो आई का वैल्यू हम लोग निकालने का 2 ही फॉर्मूला पड़े हैं, 1 + n - 1 इंटू क्या चीज अल्फा, और एगो पढ़े हैं आई इज इक्वल टू 1 + 1/n - 1, और यहाँ बीटा बोलो चाहे अल्फा बोलो, यही तो 2 कहानी पढ़े थे। ऑप्शन को ध्यान से देखो, फर्स्ट में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा ग्लूकोज, क्या दिखाई दे रहा ग्लूकोज। कुछ मतलब एक लेक्चर पहले वाला में देखोगे तो वहां पे तुम लोग को एक्सप्लेन कर दिए थे कि ग्लूकोज सुक्रोज सब जो रहता है उन लोग डिसोसिएट नहीं करता, मतलब ये लोग ना जुड़ेगा नहीं टूटेगा, और बोले थे अगर जो डिसोसिएट एसोसिएट नहीं करता है तो उस कंडीशन पे उन लोग को जो आई का वैल्यू होता है वो कितना हो जाता है 1 हो जाता है। क्लियर है,
इसके लिए तो 1 हो गया, फिक्स हो गया। अब रह गया तुम्हारे पास ये तीनों, और ये तीनों का तीनों इलेक्ट्रोलाइट है। कैसा है? इलेक्ट्रोलाइट। और वो भी इलेक्ट्रोलाइट देखेगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसका मतलब इन लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अभी कुछ समय पहले तुम लोग को बोले थे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो 100% डिसोसिएट होता है, 100% मतलब टूट जाता है। जैसे Al2, देखो इसका बात करो, Al2SO4 इसका कितना है? हॉल 3 है। अगर ये हम लोग को इलेक्ट्रोलाइट है और ये हम लोग को जो डिसोसिएट करेगा, ये देखो किसमें डिसोसिएट करेगा, ये टूटेगा Al3 प्लस में, और यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा प्लस, ये टूटेगा SO4 2 माइनस, और ये कितना हम लोग को 3 है। तो ये हम लोग को क्या होता है? 100% टूट जाता है। कहानी समझ में आ रहा है? उसी तरह तुम्हारे पास क्या है? K2SO4, यहाँ पे हम लोग को क्या है? K2SO4। ये डिसोसिएट क्या चिन्ह होता है? K प्लस में, और किसमें टूटेगा? SO4 माइनस में, 2 माइनस में। पोटेशियम के है 2 गो, तो यहाँ से 2 गो, सल्फर के है मतलब सल्फेट के है 1 गो, तो 1 रह जाएगा। क्लियर है? KCl, अगर KCl के बारे में देखा जाए तो ये भी टूट जाता है 100%, K प्लस में और किसमें? Cl माइनस में। तो हम बोले थे कि अगर जब जब वहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेगा तो उस कंडीशन पे अल्फा का वैल्यू कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1। अगर इन लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट रहता तब अल्फा का वैल्यू कुछ हम लोग को दिया रहता। समझ में आ रहा है? अब इसका मतलब अल्फा का वैल्यू तीनों कंडीशन में कितना हो गया? 1। और हम लोग को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला चल रहा है, तो ये फॉर्मूला आएगा क्या? ये फॉर्मूला काम देगा क्या? अरे आएगा काम क्या? नहीं, क्योंकि वो तो एसोसिएशन का कहानी था। तो डिसोसिएशन ये हो गया। अब अल्फा का वैल्यू सब में क्या हो गया? 1। क्लियर? अरे तीनों का ऑप्शन में कितना है? 1 1। अब 1 1 मतलब डिपेंड किस पे कर रहा है? एन पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? एन पे। और एन क्या कहलाता था? कितना तुम्हारा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ। अब इसमें देखो, इसमें देखेगा तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। अरे होगा कि नहीं होगा? देख रहा है कि एल्युमिनियम 2 गो और यहाँ पे सल्फेट कितना है? 3 गो, तो 3 2 कितना हो जाएगा? 5। इसमें देखो 2 और 1 कितना हो जाएगा? इसमें एन का वैल्यू 3 हो जाएगा। इसमें देखो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, मतलब एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। अब बता एन का वैल्यू किसमें ज्यादा? पहला में। अगर यहाँ पे पहला में जितना ज्यादा यहाँ पे रहेगा उतना कम यहाँ पे, अरे जिसका ज्यादा रहेगा उतना ही नहीं यहाँ पे वैल्यू ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे जिसका ज्यादा वो टोटली आई का वैल्यू क्या रहेगा? ज्यादा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि सबसे ज्यादा जो वैल्यू आएगा आई का वो किसका आएगा? इसका आएगा। अगर इसका आई का वैल्यू ज्यादा रहेगा तो उसी पे तुम्हारा कौन डिपेंड कर रहा था? ये डिपेंड कर रहा था। तो इसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं करना था, बस खाली क्या करना है? ब्रेन लगाना है। समझ में आ रहा? तो ये क्वेश्चन पूछा था 2014 में, इस तरह का क्वेश्चन पूछते रहता है। तो चलो आज का जो लेक्चर्स था, आज हम लोग पूरा खाली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे। बहुत सारा क्वेश्चंस को देखा नीट लेवल का, उसी तरह से हम लोग के CUT लेवल में हम लोग को उसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा। उसी आधार से अगर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम भी पूछता है, चाहे CBSE का स्टूडेंट हो चाहे जैक का हो, तो उस तरह का क्वेश्चन हम लोग को पूछने के चांसेस बहुत बनता है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, और भी प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे जो हम लोग को JEE लेवल का क्वेश्चन रहेगा, जो हम लोग को CUT में पूछने के चांसेस रहता है। ठीक है, तो ठीक है, तो इसी का फिर से देखना, रिपीट करके देखना, जहां प्रॉब्लम है वीडियो को दोबारा देखना, कंसेप्ट जहां पे भूल गया उसको कंसेप्ट को सीखने की प्रयास करना। जितना भी पढ़ा हो चुका, पूरा चैप्टर तो खैर खत्म हो चुका है, सिर्फ हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो सारा चीज को रिवीजन करते रहना, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो अगला फिर से नेक्स्ट क्लास चलेगा तो उसमें मान के चलो नया चैप्टर होगा तो उसमें फिर रिवीजन करने का चांस नहीं बनेगा। तो जो अभी 1 से 2 क्लास में तुम लोग रिवीजन कर पाओ, अच्छा से कर लो, जो डाउट रहता है उसको पूछ लिया करो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।